आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। देखो अपन कहाँ पढ़ रहे थे, लास्ट क्वेश्चंस कर लिए थे अपन, है ना। कल अपन ने सारे ऑलमोस्ट बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन खत्म कर लिए थे, जहां तक अभी पढ़ा था फर्स्ट लॉ जहाँ पे एंड हो रहा है वहां तक के एंथैल्पी वाले पार्ट से। ठीक है, अब सारे इधर सुनो। एंथैल्पी वाला पार्ट बाद में वापस से कंटिन्यू होगा तुम्हारा। एंथैल्पी मतलब क्या होता है? चेंज इन हीट, कि रिएक्शन में हीट लग रही है या रिएक्शन से हीट निकल रही है। मतलब अपन ने अभी सिस्टम का पढ़ा है कि सिस्टम में हीट इंक्रीज हो रही है, सिस्टम से हीट आ रही है या जा रही है, जो भी है। लेकिन सिस्टम के साथ अब पढ़ेंगे बाद में रिएक्शन वाला पार्ट। देखो एंथैल्पी से दो पार्ट पढ़े जाते हैं, ठीक है। लिखने की जगह तो है नहीं, तो यहीं पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। एंथैल्पी जो पढ़ा था ना अपन ने, डेल एच, चेंज इन एंथैल्पी, वो दो। एक तो सिस्टम वाला अपन ने पढ़ लिया, सिस्टम से हीट निकल रही है, आ रही है, जो भी है, या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम रखा, एक कांस्टेंट वॉल्यूम का जो भी है, तो इसको हीट देंगे तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और वर्क डन। ये दो चीज थी, गर्म करेंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वर्क डन होगा। तो डेल एच बराबर डेल ई प्लस पी डेल वी, ये एक पढ़ा था इसका, है ना। हीट दिया तो वो कहीं कहीं में काम आएगी, डेल ई प्लस वर्क डन पी डेल वी। ये सिस्टम वाला पार्ट पढ़ लिया था एंथैल्पी का। एंथैल्पी मतलब होता है हीट, कुछ नहीं है, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर सिंपल सी चीज है। हीट सिस्टम में जा रही है, सिस्टम से बाहर आ रही है, ये होता है कि यहाँ पे हीट दी या हीट बाहर आ रही है, उसके बेसिस पे एंथैल्पी है। अब एक और जो पार्ट आएगा तुम्हारा एंथैल्पी का, वो आएगा केमिकल रिएक्शन बेसिस पे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन वाला, केमिकल रिएक्शन में ए प्लस बी से सी प्लस डी, ए से बी, जो कुछ भी बन रहा होगा, कंबशन हो रहा है, बहुत सारे अलग अलग। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शन आएगी। उन रिएक्शन, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म नए आएंगे तुम्हारे पास, एंडो और एक्सोथर्मिक, ठीक है। कि केमिकल रिएक्शन कोई, मैंने बोला ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, तो इसने हीट लेके ये रिएक्शन हुई या फिर ये रिएक्शन होने पे हीट रिलीज हुई। इसका डेल एच पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसका डेल एच पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल एच नेगेटिव भी हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन का जो एंडो या एक्सोथर्मिक वाला पार्ट है ना इसका, डेल एच का, वो अपन पढ़ते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। थर्मोकेमिस्ट्री में यही चीज आती है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें हीट लग रही है, उस रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही है। अलग अलग टाइप की रिएक्शन आएगी वहां पे, बहुत सारी, ठीक है। तो वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि ये वाला पार्ट पढ़ लिया है, ये जो इसका पार्ट बचा है ना थर्मोकेमिस्ट्री वाला, ये आएगा तुम्हारा थर्मोकेमिस्ट्री में, समझ गए, ठीक है। तो अपन ने कहाँ तक पढ़ा है अभी? यहाँ तक पढ़ लिया है। रिएक्शंस वाला पार्ट थर्मोकेमिस्ट्री अपन बाद में पढ़ेंगे, इसके आगे का प्रोसेस अब पढ़ रहे हैं अपन, अगला पार्ट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ तक जो पढ़ा है, ईयरफोन निकाल दो बेटा पहले, हाँ। यहाँ तक जो पढ़ा है, इसके कुछ जो ग्राफ अपन ने पढ़े थे उसमें कुछ वेरिएशन अगर पूछता है तो सारे लिख दिए, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं बनाएगा वो। तो वो सारे ग्राफ एक बार बता देता हूँ, ठीक है। देखो पीवी ग्राफ होता है, ऐसे डंडा बनाऊंगा तो वो भी तुमको आ जाता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, ऐसे बनाऊंगा तो प्रेशर कांस्टेंट, तो वो दो तो तुम आराम से पता कर लोगे। बस एक कर्व वालों में दिक्कत होती है। कर्व वालों को एक्सप्लेन अपन ने कर लिया था, पीवी की पावर गामा एडियाबैटिक और पीवी इज इक्वल टू आइसोथर्मल वाले से कांस्टेंट प्रूव करके बता दिया था कि ऊपर वाला आइसोथर्मल क्यों होगा, नीचे वाला एडियाबैटिक क्यों होगा। अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो इस चीज को ऐसे याद रखो, सुनो। स्टेपर मतलब होता है एकदम से, जैसे होता है ना फिसल पट्टी होती है, ठीक है। तो अब मान लो एक ऐसा है, तो मुझे एक है कि ऐसी कोई सीढ़ी लगी है, तो यहाँ से चढ़ने में बहुत ज्यादा ऐसा एनर्जी लगेगी ना यार यहाँ से चढ़ने में, कि सीधा सीधा चढ़ना है पहाड़ पे। एक पहाड़ होगा ऐसा तो उस पर आराम से चढ़ पाऊंगा। मान लो अगर यही सीढ़ियाँ ऐसी लगी होती है, ऐसी, तो इस पर तो मैं आराम से स्टेप बाय स्टेप चढ़ सकता था ना। इसमें यहाँ से मेरे को चलने में बहुत एनर्जी लगेगी और इसमें आराम से चढ़ जाऊंगा। तो इस वाले जो इस ग्राफ को बोलते हैं स्टेपर, ये इंग्लिश में वर्ड जो होता है वो स्टेपर ये होता है। स्टेपर मतलब बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे इसमें, वैसे जैसे कहीं पुराने किलों में जाते हो रहते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां रहती है, तो वो स्टेपर है, समझ गए। तो ये ग्राफ क्या स्टेपर होता है, जिसमें कर्व ऐसा होता है, वो लेफ्ट स्टेपर या ये मोर स्टेपर, लेफ्ट स्टेपर। तो ये मोर स्टेपर वाला कर्व जो होता है ये होता है हमेशा एडियाबैटिक का। कभी भी ग्राफ में दो कर्व दे और पूछे एडियाबैटिक का कौन सा है, तो मोर स्टेपर वाला कर्व कहीं का होगा, एडियाबैटिक का। लेफ्ट स्टेपर वाला आइसोथर्मल का, ठीक है। अगर वर्ड्स आते हैं तो ध्यान रखना। अब इधर देखो ये चार कर्व बना दिए मैंने,
और अगर वो पूछता है इन चार में से आइसोथर्मल कौन सा है, सबसे ऊपर वाला आइसोथर्मल होता है, नीचे वाला एडियाबैटिक होते हैं। ठीक है, ABCD करके मेंशन करेगा तो बता दोगे ना, ऊपर आइसोथर्मल नीचे एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक में भी 3 टाइप के, जैसे कल अपन ने क्वेश्चन किया था, वहां 2 कर्व बनाए थे और बोला था दोनों कर्व एडियाबैटिक के हैं। अब बताओ, एग्जाम्पल लिख दिए थे हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर पूछा था कौन सा किसका है ग्राफ, मतलब कर्व कौन सा किसका है। तो एडियाबैटिक में 3 अलग अलग टाइप के कर्व बनेंगे। ट्राई एटमिक गैस का अलग होगा, क्योंकि एडियाबैटिक में ही आता है ना PV की पावर गामा, इसमें तो कोई गामा वामा है नहीं। आइसोथर्मल में PV कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल वाले में क्या है, PV कांस्टेंट। एडियाबैटिक वाले में आता है ना PV की पावर गामा कांस्टेंट। तो ये जो गामा है यही तो है ट्राइएटमिक, डाइएटमिक और ये। तो अगर गामा की वैल्यू जो भी मोनो, डाई, ट्राई के लिए है उसके बेसिस पे अरेंज करूं तो सबसे ऊपर वाला ग्राफ होगा ट्राई का, फिर होगा डाई का, फिर होगा मोनोएटमिक का, और ये तीनों कहीं के, एडियाबैटिक के। तो अगर ऐसे 4 आते हैं तो सबसे ऊपर आइसोथर्मल, फिर आता है ट्राई एटमिक एडियाबैटिक, डाइएटमिक एडियाबैटिक और मोनोएटमिक एडियाबैटिक। याद रहेगा, वैल्यू देगा डाई, ट्राई और मोनो की तो भी कर लोगे। PV की पावर गामा कांस्टेंट, TV की पावर गामा -1 होता है वो। ठीक है, ये समझ गए? चलो, इतना क्लियर है सभी को? ट्राई ऊपर है, फिर डाई है, फिर मोनो है। अगर एग्जांपल देगा तो भी कर लोगे, जो भी ट्राई के एग्जांपल, डाई के एग्जांपल, मोनो के। एक ये हुआ ग्राफ, एक ही है, सारे इधर बेटा ना। ये ग्राफ अगर आता है कि ये कॉमन पॉइंट और वहां से 2 ऐसे कर्व बना रखे, तो तुम आराम से बता दोगे ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबैटिक। और नीचे वाले में ज्यादा एनर्जी लगेगी ना चढ़ने में, ऐसा ये ज्यादा ऐसे स्लोप में जा रहा है, तो ये इसको बोलते हैं मोर स्टेपर, ये लेफ्ट स्टेपर। तो वही बोलता है मोर स्टेपर या मोर स्लोप किसका होता है हमेशा, एडियाबैटिक का। अगर ये ग्राफ हो ऐसा बना देता, ये कॉमन पॉइंट और फिर ये, तो तुम कैसे बता दो नीचे वाला आइसोथर्मल, ऊपर वाला एडियाबैटिक। याद रखना, समझ गए चीज? इसको ऐसे समझो, ये पॉइंट से नीचे है, इसको इसने बस फ्लिप करके मिरर इमेज बना दी, इसकी ऊपर कर दिया। अगर मैं 3D में इन 2 को उठा पाता तो ये पॉइंट मैंने फिक्स रखा, इनको उठा के ऐसा ऊपर पटक दिया, तो ये डंडा ऊपर आ जाएगा और ये डंडा नीचे रहेगा। तो अगर यही ऐसे बना देता है तो नीचे वाला आइसोथर्मल, ऊपर वाला एडियाबैटिक, याद रखना। समझ में आया सभी को? ठीक है। अब ये कॉमन पॉइंट से, अगर कॉमन पॉइंट से ऊपर का बनाता है, ये कॉमन पॉइंट है, ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे एडियाबैटिक, तो पीछे वाला इधर पूछेगा आइसोथर्मल, ये वाला एडियाबैटिक। अब मान लो अगर मैं नीचे वाला नहीं भी बनाऊं तो तुम स्लोप से समझ जाओगे ना, इसमें चढ़ने में कितना सीधा सीधा स्लोप है। तो ये मोर स्टेपर वाला कौन सा होता है, एडियाबैटिक, और ये उसके कंपेयर में लेफ्ट स्टेपर है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आइसोथर्मल। तो कुछ भी नहीं समझ में आया कैसा आड़ा टेढ़ा बना रहे हो तो स्टेपर वाली चीज से देख लेना, वरना वेरिएशन यही है। समझ गए? अब 2 वेरिएशन तो क्या है ये याद कर लेना। अगर सेम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, पिस्टन कंप्रेशन और पिस्टन एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन वाले में आइसोथर्मल की सारी चीजें ज्यादा होगी, एक्सपेंशन वाले कर्व में क्या होगा, आइसोथर्मल की चीजें ज्यादा होगी। कंप्रेशन वाले में एडियाबैटिक की ज्यादा होगी, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम फाइनल वाले, ये याद रखना अगर पूछता है तो। समझ में आया ये सभी को? कोई डाउट? ठीक है, इधर देखो, ये पॉइंट से अगर स्टार्ट होता है, वॉल्यूम उधर बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब नीचे वाले दोनों कर्व कहीं के, अरे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन के है ना, तो नीचे वाले दोनों कहीं के, एक्सपेंशन के। इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है ना, देखो अगर इधर से मैं पीछे एरो बनाऊं, इनके एरो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो यहां से पीछे जाएगा तो वॉल्यूम कम हो रहा है, इधर तो ना वॉल्यूम कम मतलब कंप्रेशन, तो ये दोनों कहीं के हो जाएंगे, कंप्रेशन के, ये वाले। समझ गए? इनके एरो इधर। तो कंप्रेशन वाले में पूछे कौन ज्यादा कौन कम, तो कंप्रेशन वाले में एडियाबैटिक की सारी चीजें ज्यादा हो जाती है, कंप्रेशन वाले में एडियाबैटिक की चीजें ज्यादा, इसमें इसकी ज्यादा। याद रखा? ठीक है, ये समझ गया ना। कॉमन पॉइंट से अगर एक्सपेंशन करते हैं तो आइसोथर्मल ज्यादा, कॉमन पॉइंट से कंप्रेशन करते हैं तो एडियाबैटिक ज्यादा। 2 पिस्टन है मेरे पास, एक पिस्टन कंडीशन पे रखा है आइसोथर्मल की, एक पिस्टन रखा है एडियाबैटिक की। अगर मैं दोनों पिस्टन को कंप्रेस करूं
तो फाइनल वॉल्यूम जो ज्यादा आएगा वो ज्यादा किसका आएगा, एडियाबेटिक वाले का। फाइनल प्रेशर भी एडियाबेटिक वाले का ज्यादा आएगा और फाइनल टेम्परेचर भी एडियाबेटिक वाले का ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर दोनों पिस्टन को एक्सपैंड कर रहा हूं तो आइसोथर्मल वाले की वो सारी चीजें ज्यादा हो जाएगी। ये क्लियर है? अगर तुमको ग्राफ आते तो कर लोगे, यही वैरायटी है ग्राफ से। बेटा बातें नहीं, समझ में आया सभी को? चलो ठीक है, ये होगा तुम्हारा पहला वाला पार्ट खत्म थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, अब आता है थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड पार्ट, सेकंड लॉ। सारे इधर एक्टिव रहो। ठीक है, देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो यही पॉइंट पढ़ना होता है कि फर्स्ट लॉ जब है तो सेकंड लॉ आया होगा, कुछ इंप्रूवमेंट के साथ ही आते हैं ना, फिर सेकंड से थर्ड लॉ और इंप्रूवमेंट। तो ऐसे चीजें अगर फर्स्ट से सेकंड से थर्ड आ रहा है तो उसमें कुछ चेंजेस होके आए होंगे कि पहले कुछ गलत होगा तो उसमें कुछ चेंज, दूसरे में कुछ गलत होगा तो तीसरे में कुछ चेंज, ऐसे करके इंप्रूव होती ही चीजें। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर है तो वो कुछ ना कुछ फर्स्ट में चेंज होके आया है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था कि यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट होती है। ठीक है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ने ये चीज बिल्कुल नहीं बताई, बेटा बातें नहीं। हाँ, फर्स्ट लॉ ने ये चीज बिल्कुल भी नहीं बताई थी कि एनर्जी कन्वर्ट तो हो रही है लेकिन किधर से किधर। मैंने बोला ए से बी, ए से बी बन रहा है और बी से ए भी बन सकता है। तो फर्स्ट लॉ ने ये नहीं बताया था कि ए से बी बनने में या बी से ए बनने में। जैसे इधर देखो एग्जांपल्स इसके बहुत सारे हैं। हाँ, ऐसे समझो, वाटरफॉल है एक, ठीक है, या फिर एक हॉट बॉडी है। ठीक है, ये कोई गर्म कोई चीज रखी है, इधर कोई एक ठंडी चीज रखी है। तो मुझे पता ना हीट फ्लो, हीट एनर्जी का पार्ट है, हीट फ्लो गर्म से ठंडे में होता है। ठीक है, लेकिन ये तो मुझे पता है ना कि हाँ ऐसा होता है नेचर में। फर्स्ट लॉ ने ये थोड़ी ना बोला था कि गर्म से ठंडे में होता है, उसने तो बोला था बस एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इन दोनों के बीच में एक एनर्जी का गैप होगा। तो इधर से इधर भी तो ट्रांसफर हो सकता था ना। फर्स्ट लॉ ने बोला है तुम गर्म वो हटा दो, ए है बी है। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ने क्या बोला, एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में, ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को नेचर में देखूं तो नेचर में हमेशा एक डायरेक्शन मिलेगी, नेचर में एक डायरेक्शन मिलेगी कि किस साइड एनर्जी का फ्लो होगा। फर्स्ट लॉ ने डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला था, किधर फ्लो होगा ये नहीं बताया था, उसने बस बोला था कि एनर्जी का फ्लो होता है। ये चीज समझ में आई? जैसे गर्म और ठंडा है तो गर्म से ठंडे में होता है, नेचर में होता है, मुझे पता है। लेकिन फर्स्ट लॉ ने कुछ नहीं बताया था कि गर्म से ठंडे में होगा, उसने बोला बस एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो ठंडे से गर्म में भी होना चाहिए। समझ गए? तो ये फर्स्ट लॉ के नेगेटिव पॉइंट्स थे कि उसने डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया था कि जो एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी के फ्लो का डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, बस बोला था कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है। सेकेंड लॉ ने उसको डायरेक्शन के बारे में बताया कि डायरेक्शन एनर्जी की किधर से किधर होगी, उसमें भी फिर उसके कुछ एक्सेप्शन आ गए, फिर एक और नई चीज आएगी। ठीक है, तो मैं जो चीजें लिखी वो पढ़ के बता देता हूँ पहले कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। समझ में आया? देखो सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फर्स्ट लॉ किस बेसिस पे था अपना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डू नॉट टेल द डायरेक्शन या स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनियसिटी मतलब रिएक्शन जिस डायरेक्शन में जा रही है, खुद से हो रही है कि नहीं हो रही है, वो खुद से हो रही है नहीं हो रही, ऐसा। ये जो वर्ड है स्पॉन्टेनियसिटी, इसका मतलब है रिएक्शन खुद से हो रही है कि खुद से नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियसिटी। तो ये इसके दो पार्ट आ जाते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब जो रिएक्शन खुद से हो जाए बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से नहीं हो, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़े उसको। जब तक एक्सटर्नल फोर्स है तब तक, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये वाली चीज हो गई कि नीचे से ऊपर टंकी में पानी भरना है तो मोटर चलानी पड़ेगी, एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी दी ना तभी वो वर्क हुआ। लेकिन अगर ऊपर से पानी नीचे ढोलना है तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क थोड़ी ना करना है, वो तो पानी खुद ही आ जाएगा ना ग्रेविटेशन की वजह से। तो वही चीज है कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। नीचे से पानी ऊपर पहुंचाना नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऊपर से पानी नीचे गिरेगा वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो इसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, इसने बोला था बस कि एनर्जी का ट्रांसफर। समझ गए चीज? ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ओनली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बट डू नॉट टेल द डायरेक्शन या स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन के बारे में कुछ भी बात नहीं की थी फर्स्ट लॉ ने, ये मेन था। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो बोला था लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई थी। तो उसके लिमिटेशंस क्या है, ये है हीट फ्लो, ये क्या है, हो गया
अच्छा ऐसा लिखा था, सीधा ही लिख दिया था। ठीक है, हाँ देखो हीट फ्लो की जो डायरेक्शन होती है, मुझे क्या पता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी होती है, लेकिन कोल्ड से हॉट में भी तो हो सकती है ना फर्स्ट लॉ के हिसाब से। फर्स्ट लॉ ने क्या बोला, जहां एनर्जी का गैप होगा एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब किधर से किधर होती है ये फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया था। फर्स्ट लॉ के हिसाब से हॉट से कोल्ड में भी हो सकती है, कोल्ड से हॉट में भी हो सकती है, लेकिन नेचर में तो सिर्फ और सिर्फ हॉट से कोल्ड साइड होती है ना, कोल्ड से हॉट में थोड़ी ना होती है। ये समझ में आया? ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ का डीमेरिट है, बट नॉट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, ये नेचर में था, लेकिन फर्स्ट लॉ के हिसाब से दोनों ही चीजें सही है। समझ गए? डजंट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी लिखा है वो। ठीक है, अब सेकेंड चीज, एक तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फर्स्ट लॉ के नेगेटिव पॉइंट क्या है, पहली चीज डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं बताया। सेकेंड चीज क्या नहीं बता पाया था वो, स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनियसिटी मतलब वो रिएक्शन खुद से हो रही है कि खुद से नहीं हो रही है, उसको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत है, उस चीज के बारे में कुछ नहीं बोला था उसने। जैसे अगर मेरे को हॉट से कोल्ड बॉडी में चीजें ट्रांसफर करवानी तो वो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन कोल्ड से हॉट वाली स्पॉन्टेनियस थोड़ी ना है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है ना। लेकिन फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो उसने सारी चीजों को बराबर माना है, इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर भी, उसके बारे में कुछ नहीं बोला था। तो सेकंड डिमेरिट क्या हो गया इसका, स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ रिएक्शन। तो एक डायरेक्शन नहीं बताया था उसने एनर्जी का, और रिएक्शन किस साइड जाएगी, स्पॉन्टेनियसिटी नॉन स्पॉन्टेनियसिटी, वही चीज। तो डजंट टेल अबाउट द डायरेक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, फिजिबिलिटी मतलब रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, स्पॉन्टेनियसिटी उसी को बोलते हैं, फिजिबिलिटी को स्पॉन्टेनियसिटी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड चीज, सारी नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है। इस चीज के बारे में भी फर्स्ट लॉ ने कोई कमेंट नहीं किया था। देखो हॉट से कोल्ड बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर हुई, कोल्ड से वापस हॉट में भी होनी चाहिए ना फिर, लेकिन वो चीज एक टाइम पे आके रुक जाएगी, ये चीज समझ में आती है। तो फर्स्ट लॉ ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला था, तो वही चीज वही पॉइंट लिखा है कि सारी नेचुरल प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। नेचर हमेशा उसी डायरेक्शन में एनर्जी को फ्लो करवाएगा ना, स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में, अपोजिट में नहीं करवाता। तो सारी नेचुरल प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है क्या, हॉट से कोल्ड से वापस हॉट में आ जाए। एक बार नेचर ने हीट इधर से रिलीज की तो वो रिलीव्ड ही रहेगी, उधर से वापस ये बॉडी कैच नहीं करेगी। समझ में आए? तो वही लिखा है कि सारी नेचुरल प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल। तो इस चीज के बारे में भी फर्स्ट लॉ ने कुछ बोला नहीं था, तो ये सारे उसके डीमेरिट्स हैं फर्स्ट लॉ के, इसीलिए अपने को सेकंड लॉ लेके आना पड़ा। क्योंकि देखो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब फ्लो, फ्लो ऑफ हीट ही थर्मोडायनेमिक्स है। तो फर्स्ट लॉ ने बोला है कि हाँ हीट फ्लो होती है एक बॉडी से दूसरी, दूसरी से पहली में, क्योंकि इधर से कम तो वो किसी वर्क में कन्वर्ट, वर्क का हीट में कन्वर्ट, ये सब फर्स्ट लॉ ने बोला था, लेकिन उसने डायरेक्शन नहीं बताई थी। समझ में आया? हीट का मूवमेंट, फर्स्ट लॉ ने बोला हीट का मूवमेंट बस, किधर से किधर कुछ नहीं बोला। सेकंड लॉ ने थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा और इंप्रूव करके बोला हीट का मूवमेंट, लेकिन किधर, एक डायरेक्शन में, ये सेकंड लॉ ने इंप्रूव किया था। समझ में आया क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन हो फर्स्ट लॉ ने दे दी, उसको थोड़ा और इंप्रूव करके क्या बोला कि विद डायरेक्शन सेकंड लॉ ने इन्फॉर्म किया स्पॉन्टेनियसिटी के साथ। बेटा इधर देखो यार, सो मत, है ना? ठीक है, ऑल नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल, फर्स्ट लॉ इज इनसफिशिएंट टू एक्सप्लेन। ये कोई भी कंडीशन फर्स्ट लॉ से एक्सप्लेन नहीं होती प्रॉपर। एग्जाम्पल्स आए तो ध्यान रखना कि कौन कौन सी रिएक्शन से कौन कौन सी चीजें फर्स्ट लॉ से एक्सप्लेन नहीं होती। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड में बेस मिला है तो चीजें जो न्यूट्रल हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन। कंबशन रिएक्शंस, ठीक है, कंबशन रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है ना, कोई चीज को थोड़ा सा जलाया तो पूरी जल जाएगी, मतलब या तो थोड़ा सा इग्निशन देने की जरूरत पड़े खुद से पूरी हो जाए, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस मोर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसे यहाँ बर्फ रखी है, ठीक है, तो बर्फ खुद से पिघल रही है ना ऐसा, तो बर्फ ने क्या किया, सराउंडिंग से हीट ली, लेकिन ये चीज फिर अपोजिट होगा ना स्पॉन्टेनियसिटी के भी। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, अपन ने पढ़ा गर्म से ठंडे की साइड हीट जाती है, ठीक है। इस वाले में क्या हो रहा है, बर्फ में बर्फ पिघल रही है, मतलब वो बर्फ तो ठंडी है ना, और एनवायरनमेंट में ज्यादा हीट है, तो एनवायरनमेंट से हीट खींच रही है चीज। ये समझ में आया कुछ? ये स्पॉन्टेनियसिटी का भी उल्टा हो गया, लेकिन नेचर में सारी चीजें
स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस एनर्जी के फ्लो से डिफाइन नहीं कर सकते ऐसा। जैसे सुनो, एक कोई गर्म चीज रखी है, ठंडी चीज रखी है, तो गर्म से ठंडी की साइड ही हीट जाएगी, पता है, ये नॉर्मली मेरे को पता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, मैंने बर्फ रख दिया, तो बर्फ तो ठंडी है ना, एनवायरनमेंट क्या है, गर्म है, तो गर्म से ठंडी में, ठीक है, मतलब यहाँ से बर्फ उस चीज को क्या करेगा, एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करेगा और फिर पिघल जाएगा। तो ये भी किसका है, फर्स्ट लॉ का अपोजिट है, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस मोर देन 0, फ्रीजिंग ऑफ वाटर लेस देन 0 डिग्री पे, ठीक है, कि वाटर फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वाले पे, कि 0 से टेम्परेचर अगर कम है तो वाटर फ्रीज कैसे होगा, वाटर अपने अंदर से हीट और निकाल देगा बाहर, तो ये भी तो अपोज में ही जा रहा है ना, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर एट मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो वाटर खुद से ही बॉयल होने लग जाएगा। पानी को गर्म नहीं कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री है ऐसा कि आसपास का, तो पानी खुद से इवेपोरेट होकर बॉयल होगा, ठीक है। फॉल ऑफ वाटरफॉल, वाटरफॉल का वाटर जो फॉल हो रहा है ये भी एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसिटी वाला है, तो ये भी फर्स्ट का अपोज में। कूलिंग ऑफ हॉट बॉडी, समझ में आया, अरे गर्म कोई भी बॉडी ठंडी हो जाती है धीरे धीरे टाइम के साथ। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, अगर मान लो इस कमरे में बहुत ज्यादा एयर का प्रेशर है और उधर कुछ भी नहीं है, जैसे गेट खोलूंगा सारी गैस उस साइड जाएगी ना, कि उधर जो है वो इधर आएगी, तो ये स्पॉन्टेनियसिटी का है। मिक्सिंग ऑफ गैसेस, ठीक है, मान लो इधर एक बीकर में ए है, इधर एक बीकर में बी है, उन दोनों को मैंने एक पाइप से जोड़ा, तो इधर की आधी गैस इधर, इधर की आधी गैस इधर, मिक्स हो जाएगी ना दोनों साइड ए बी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें काई में आती है तुम्हारी, फर्स्ट लॉ समझा नहीं पाता कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, समझ में आया। फर्स्ट लॉ ये सारी चीजें समझा नहीं पा रहा कि एनर्जी का ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में, क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसी से रिलेटेड जो अगला टर्म आता है तुम्हारे पास वो आता है स्पॉन्टेनियसिटी, या फिर नेचुरल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस। सारी नेचुरल प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस खुद से होगी और इरिवर्सिबल होती है, तो वही लिखा है कि स्पॉन्टेनियस, नेचुरल या इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये सब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन, मतलब खुद से होती है और एक फिक्स डायरेक्शन में होती है, ठीक है, वही लिखा है मैंने मेरी लैंग्वेज में। सिस्टम एंड सराउंडिंग इंटरेक्ट विदाउट द एक्सटर्नल हेल्प, सिस्टम और सराउंडिंग जो भी जिस भी डायरेक्शन में वो जा रही है खुद से हो रही है, बिना एक्सटर्नल हेल्प के, बिना कोई एक्सटर्नल हेल्प के, हाँ खुद से रिएक्शन हो रही है ना स्पॉन्टेनियस वाली, तो उसका जो भी सिस्टम है जहाँ से हीट निकल रही है आ रही है, और उसका जो भी सराउंडिंग है, ये तो खुद में ही आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे हैं बिना अदर इंटरफेरेंस के, तो वही लिखा है सिस्टम एंड सराउंडिंग इंटरेक्ट विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या है स्पॉन्टेनियसिटी की, फर्स्ट लॉ कैन नॉट प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ एनी प्रोसेस, फर्स्ट लॉ कोई भी प्रोसेस की डायरेक्शन नहीं बता पा रहा था, लेकिन आ जाओ, हाँ, तो इसका लिमिटेशन क्या हो गया, फर्स्ट लॉ स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस है, क्या नेचुरल प्रोसेस में मैं फर्स्ट लॉ 100% सही है बोल सकता हूँ, नहीं ना, क्योंकि फर्स्ट लॉ कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डायरेक्शन बता रही है, ठीक है, ये हुआ। अब ये हीट अपन देखो सारी चीजों को हीट से डिफाइन कर रहे हैं ना, और हीट काय में पढ़ते हैं, एंथैल्पी में, तो एंथैल्पी वाला जो पार्ट है उससे अपन कुछ चीजें डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे, एनर्जी कैन बी द फैक्टर टू अचीव स्टेबिलिटी, हर चीज लो एनर्जी पे स्टेबल होती है, याद रखना, ठीक है। लो एनर्जी पे क्या होगा, कोई भी मान लो A प्लस बी कुछ रखा है, ये A प्लस बी तभी रिएक्ट करेंगे जब वो अपने अंदर से हीट लॉस करेंगे और कम एनर्जी में आके रह जाएंगे। तो नेचर में हर चीज कम एनर्जी पे रहना पसंद करती है, बहुत ज्यादा एनर्जी पे चीजें अनस्टेबल हो जाती है, ये चीज समझ में आती है सबको, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी पे चीजें क्या हो जाती है, अनस्टेबल, इसीलिए हर चीज कोशिश करती है कि कम एनर्जी के साथ स्टेबिलिटी में रहे, ठीक है। तो लो एनर्जी मतलब स्टेबल, हाई एनर्जी मतलब अनस्टेबल, ठीक है। तो कोई भी क्या करता है, अपने अंदर से एनर्जी या हीट बाहर फेंकने की कोशिश करता है, कोई भी रिएक्शन तभी हो रही है जब वो हीट बाहर फेंकती है मोस्टली, ठीक है, लेकिन उसके भी एक्सेप्शन है। चलो, एनर्जी कैन बी द फैक्टर टू अचीव स्टेबिलिटी, और कैसे, लो एनर्जी मतलब मोर स्टेबल, ठीक है, नेचर में। ऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, देखो यार नेचर, बेटा सारे इधर क्या सो रहे हो यार तुम लोग, सारे इधर देखो सारी नेचुरल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखो
नेचर में हर चीज स्टेबल होने की साइड जाना चाहती है कि अनस्टेबल होने की साइड? Stable. ठीक है, नेचर में हर चीज स्टेबल होने की साइड जाना चाह रही है और वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इरिवर्सिबल है। ये 3 वर्ड समझ में आए? ठीक है। अब कोई भी चीज स्टेबल कब होती है? जब उसमें हाई एनर्जी होती है कि लो एनर्जी। तो अगर मान लो ये पेन अभी हाई पोटेंशियल एनर्जी पे, तो ये नीचे गिरेगा ना कि और ऊपर जाएगा हाई पोटेंशियल करने, ये इसको अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करके नीचे ही आएगा। समझ में आई ये चीज सभी को? ठीक है। तो ऐसे नेचर में सारी चीजें क्या करती है, अपनी एनर्जी कम से कम रखने की कोशिश करती है। एनर्जी मान लो, या फिर मान लो ये ए है, ये बी है, ये रेड पेन, ठीक है, और ये ब्लू पेन। तो मान लो इसके पास 10 की एनर्जी, इसके पास 10 की एनर्जी है, और ये दोनों अगर मिक्स हो भी रहे हैं, ए बी बना रहे हैं, तो टोटल एनर्जी 20 नहीं रखेंगे फिर, वरना जुड़ी क्यों रहते हैं? ये 20 से कम ही एनर्जी रखेंगे तब जाके स्टेबल रहेंगे ना, क्योंकि नेचर में कोई भी प्रोसेस हो रही है तो वो क्या चाहती है, कम से कम एनर्जी पे स्टेबल होना चाहती है। तो अगर ये 10 है तो जुड़ के 20 नहीं होगा है, या 20 से ज्यादा नहीं होगा। 20 से ज्यादा होगा तो क्यों ही साथ में आए थे, और अनस्टेबल होगा ना। अब 20 भी नहीं रहेगा, वरना क्या ही फायदा इतना मतलब बॉन्ड बनाने का। ठीक है, अगर बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, तभी जाके दोनों चीजें क्या होगी, स्टेबल। समझ में आया? या फिर अपन बोलते हैं ना, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कभी भी बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होती है, तो हीट रिलीज हुई तब जाके तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, वरना बॉन्ड बनी क्यों रहा है? समझ में आया? ठीक है, हाँ। तो वही लिखा है कि सारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक मतलब डेल एच नेगेटिव मतलब उसने क्या किया, हीट रिलीज की है। कोई भी रिएक्शन ने हीट रिलीज की है तो उसका डेल एच नेगेटिव होता है, और वो सारी कैसे होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद से हो रही है, तभी स्टेबिलिटी की साइड जाना चाहती है ना नेचुरल सारी प्रोसेस। लेकिन अगर जस्ट उल्टा हो कि अगर कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो अनस्टेबल होगा ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस डेल एच पॉजिटिव, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये समझ में आता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एनर्जी रिलीज कर रही है खुद से, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एनर्जी खींच रही है। ठीक है, तो ये नेचर के अपोज में, ये नेचर के साथ है ऊपर वाली। क्लियर? ठीक है। अब इनके एक्सेप्शन क्या है, इधर देखना। मेल्टिंग ऑफ आइस, देखो मेल्टिंग ऑफ आइस कैसे हो रहा है, आइस है, उसकी कुछ एनर्जी है कम है, उसका टेम्परेचर कम है। अब मेल्टिंग ऑफ आइस नेचर में कैसा है, धीरे धीरे पिघलेगा ना। एनवायरमेंट में अगर रख दिया मैंने कहीं तो 0 डिग्री के ऊपर अगर रखा है कहीं तो, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एनवायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सारी नेचुरल प्रोसेस तो ये कर रही है ना कि अपने अंदर से हीट रिलीज कर रही है, लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये नेचर के अगेंस्ट में जा रहा है लेकिन नेचर के साथ है। नहीं समझे? देखो आइस रखा है तो खुद से ही पिघल रहा है ना, मैंने उसमें कुछ किया क्या? नहीं। लेकिन मैंने अभी क्या बोला था एक पॉइंट, कि सारी नेचुरल प्रोसेस क्या करती है, अपने अंदर से हीट निकालती है, लेकिन ये ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जो हीट एब्जॉर्ब करती है। तो मैं हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज के बेसिस पे ये नहीं बोल सकता ना कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही होगी। आइस वाली प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है, नॉर्मल बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस भी क्या है, स्पॉन्टेनियस है, लेकिन एक में हीट रिलीज हो रही है और एक में हीट लग रही है। तो मैं हीट लगने और हीट निकलने के बेसिस पे स्पॉन्टेनियसिटी को एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकता हमेशा, कुछ एक्सेप्शंस आ ही जाएंगे। उसके और एग्जाम्पल, वेपराइजेशन ऑफ वाटर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाटर का वेपराइज होना। वाटर देखो 100 डिग्री से ऊपर है तो पानी क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ये भी तो नेचर के अगेंस्ट में गया ना, वरना हो देखो वेपर है, वाटर है, वेपर से खुद से वाटर बनेगा क्या? वाटर से वेपर मतलब एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करके वाटर क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो ये भी उसके अगेंस्ट में गया प्रोसेस के। ये स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, इसमें तो ना तो एनर्जी लग रही है ना निकल रही है, मैंने इंक ढोल दी पानी में, ठीक है, तो वो इंक फैलेगी ना, उस पूरे पानी में मिक्स हो जाएगी। देखो यार, या फिर पानी की बाल्टी है, उसमें 1 गिलास दूध डाल दिया तो पूरे बाल्टी में मिक्स होगा ना, लेकिन इस प्रोसेस में ना तो हीट लग रही है ना हीट निकल रही है। ले अपन ने क्या बोला, सारी नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, तो इसमें ना तो लगी ना निकली। तो स्पॉन्टेनियसिटी के सारे एक्सेप्शन मिल गए ना अपने को। मोस्टली सारे क्या करते हैं, हीट रिलीज, लेकिन कुछ ऐसी भी स्पॉन्टेनियस है जो हीट एब्जॉर्ब करती है, कुछ ऐसी भी है जो ना तो एब्जॉर्ब करती ना रिलीज, फिर भी रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस। तो उसका है स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, डेल एच 0, ठीक है।
मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, कोई भी दो गैस मिक्स होती है, ठीक है, तो वो भी काय में आता है तुम्हारे इसी में कि अलग से एक्सेप्शन में आ जाता है। एंडोथर्मिक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को जब भी पानी में क्या वो करोगे, मिक्स करोगे, तो वो भी क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस काय में आ जाती है, एंडोथर्मिक है लेकिन स्पॉन्टेनियस है। ये कुछ समझ में आया? देखो फर्स्ट लॉ ने डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया था कि हीट रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, क्या हो रही है, कुछ नहीं बताया था। सेकेंड लॉ ने बताया था कि नहीं, हीट एक डायरेक्शन में ही फ्लो होगी या फिर एनर्जी एक डायरेक्शन में ही फ्लो होगी, ठीक है। वो डायरेक्शन क्या थी, स्पॉन्टेनियसिटी है, नेचुरल प्रोसेस सारी स्पॉन्टेनियस होती है। लेकिन उसके भी एक्सेप्शन आ गए, क्या, ये सब, ठीक है, स्पॉन्टेनियसिटी के एक्सेप्शन है ना, ठीक है, कि हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब, मतलब डेल एच के बेसिस पे मैं नहीं बता सकता कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल एच जीरो भी हो सकता है स्पॉन्टेनियस के लिए, डेल एच नेगेटिव भी हो सकता है स्पॉन्टेनियस के लिए, डेल एच पॉजिटिव भी हो सकता है स्पॉन्टेनियस के लिए। तो डेल एच के बेसिस पे बता पाएगा स्पॉन्टेनियसिटी? नहीं। तो अब मेरे को एक नया टर्म ऐड करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि चीजें स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। वो चीज आती है एंट्रोपी और सेकेंड लॉ तुम्हारा। एंट्रोपी, फिर अब डेल एच नहीं बता पा रहा तो मैं एक और नया टर्म लाऊंगा ना, जिससे मेरे को पता लगेगा कि हाँ अगर ये चीज हो रही है तो मैं बोलूंगा कि स्पॉन्टेनियस है, और ये चीज नहीं हो रही है तो बोलूंगा नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो उसके लिए फिर तुम्हारे पास एक नया टर्म आएगा एंट्रोपी वाला फैक्टर, ठीक है। तो पहले तो मैं इसमें स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के वो डिफरेंशिएट वाले टेबल बनवा के लिखवा देता हूँ, फिर पढ़ते हैं एंट्रोपी वाला पार्ट, ठीक है, कि एंट्रोपी होती क्या है, एंट्रोपी और चेंज इन एंट्रोपी। क्लियर है? ठीक है, पानी पी लो बेटा तुम लोग सभी। इतना समझ गए अभी तक जो पढ़ा, कि फर्स्ट लॉ सिर्फ और सिर्फ बोला था कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, किधर से किधर होता है नहीं बताया था, ठीक है। तो उस चीज को ढंग से बताने के लिए फिर सेकंड लॉ आया कि ट्रांसफर ऑफ हीट किधर से किधर होता है। नेचुरल प्रोसेस में हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होता है, या फिर हीट के बेसिस पे अगर बोले तो हीट एंथैल्पी होता है ना, एंथैल्पी पढ़ के आए अपन। हीट के बेसिस पे क्या बोला था उसने कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है वो नेचुरल प्रोसेस में होती है, ये स्पॉन्टेनियस, और एंडोथर्मिक वाली कौन सी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन इसके भी फिर एक्सेप्शन मिले अपने को कि जरूरी नहीं है कि सारी एक्सोथर्मिक क्या हो, स्पॉन्टेनियस हो, इसके भी एक्सेप्शन और सारा एग्जांपल अपन ने देख लिया, ठीक है। तो उसी बेसिस पे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस एग्जैक्टली होता क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर आगे का पार्ट पढ़ते हैं अपन, ठीक है। देखो स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शंस जो खुद से हो जाए, या तो उनको थोड़ा सा इनिशिएशन मिले, जैसे एक पेपर है तो पेपर रखा रखा खुद से नहीं चलेगा ना, थोड़ी सी हीट तो मेरे को देनी पड़ेगी, एक छोटी सी चिंगारी भी दे दी फिर पूरा पेपर जल जाएगा, ठीक है। तो या तो थोड़ा सा इग्निशन मिले या थोड़ी सी हेल्प मिले, या फिर पूरी प्रोसेस खुद से हो जाए। समझ गए? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो नेचर में खुद से एक फिक्स डायरेक्शन में होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है सारी, ठीक है। और इनको या तो खुद से पूरी प्रोसेस शुरू हो जाए या फिर थोड़ा सा इग्निशन या हेल्प की जरूरत लगे, वो होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगी, जो नेचर में नहीं होती, ठीक है। उन रिएक्शंस के लिए अलग से एनर्जी देनी पड़ती है। जब तक तुम अलग से एफर्ट दे रहे हो या एनर्जी दे रहे हो तब तक वो रिएक्शन होगी, जैसे तुमने वो एफर्ट या एनर्जी कट की वो रिएक्शन रुक जाएगी। समझ गए? तो नॉन नेचुरल प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। नेचुरल प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में दो क्राइटेरिया, या तो पूरी खुद से हो जाए या फिर थोड़ा सा इग्निशन लगे, ठीक है। तो वही चीजें लिखी है, देखो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में क्या लिखा है, नेचुरल टेंडेंसी टू अकर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस सारी एक फिक्स डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है। तो ये इधर ऑन इट्स ऑन या नीड सम प्रॉपर इग्निशन, दो वैरायटी होती है, या तो पूरी खुद से ही शुरू हो जाए या फिर थोड़ा सा इग्निशन लगे या इनिशिएशन लगे। समझ गए? ठीक है। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। तो ये तीनों वर्ड एक साथ याद रखना, नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल होगी और स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें दो टाइप बांटे अपन ने, या तो जो पूरी खुद से हो जाए या इग्निशन की हेल्प लगे। तो विच नीड नो इग्निशन लिखा है, या इनिशिएशन, ठीक है, जिसको कोई भी इनिशिएशन की जरूरत नहीं हो, पूरी खुद से हो जाए। उसके एग्जांपल, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो लेवल, इसमें कोई इनिशिएशन नहीं लग रहा ना, यहाँ पानी ढोला वो नीचे गिरेगा ही, ठीक है, उसमें कुछ अलग से इनिशिएशन वाली चीज नहीं है। तो ये कौन सा हो गया इसका एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैंने बर्फ का टुकड़ा रख दिया तो मेरे को कुछ थोड़ा सा भी इनिशिएशन की जरूरत नहीं है ना, तो खुद से हो रही है नेचर में कि बर्फ पिघलेगी ही 25 डिग्री पे, पक्का है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस,
कोई भी दो अलग अलग गैसेस खुद से मिक्स होगी। देखो अगर मान लो मैं एक बॉक्स ये वाला रखूं, ये ऐसे मैंने दो बॉक्स बनाए, ठीक है। इस वाले बॉक्स में मैंने रखी ए गैस, इसमें बी, और यहाँ पे अभी क्या है, बीच में कॉर्क लगा रखा, मतलब नल लगा हुआ है ऐसा यहाँ पे। जब ये नल में अगर ओपन कर दूंगा तो ए और बी दोनों मिक्स होगी ना, भले इधर 5 ml हो, भले इधर 5 ml बी हो, लेकिन फिर भी दोनों आपस में मिक्स होगी। ये समझ में आता है, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस, तो ये सारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ना खुद से, ठीक है। अब ऐसे स्पॉन्टेनियस जिनको थोड़ा सा इग्निशन की हेल्प लगती है, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोल, पेट्रोल, कुछ भी, किसी भी चीज में आग लगानी हो तो थोड़ा सा इग्निशन की जरूरत होती है ना, ठीक है, और वो प्रोसेस बाकी स्पॉन्टेनियस होती है। अगला लाइटनिंग ऑफ कैंडल, बस एक बार कैंडल को जलाना है, बाकी पूरी कैंडल खुद से चलती रहेगी ना, स्पॉन्टेनियस है। तो ये प्रोसेस काय में आती है स्पॉन्टेनियस, लेकिन इनको थोड़े से इग्निशन की हेल्प लगती है। तो एग्जाम्पल्स आते हैं तो ध्यान रखना कौन सा एग्जाम्पल किसका है, ठीक है। अगला क्राइटेरिया फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियसिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है? देखो नेचर क्या चाहता है, क्या चाहता है, देखो हर चीज स्टेबिलिटी की साइड जाए। स्टेबिलिटी की साइड चीजें कैसे जाती है, लो एनर्जी करके, ठीक है। तो नेचर में दो, अपन एक और उसके बाद वाला पढ़ेंगे, दो अलग अलग मेथड है जिससे अपन नेचर में स्पॉन्टेनियसिटी डिसाइड करते हैं कि चीजें स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। पहला तो क्या अपन ने बोला है कि एनर्जी कम, ठीक है, या लो एनर्जी वाली चीजें ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन उसके फिर कुछ एक्सेप्शन मिल गए अपने को, ठीक है। आया समझ में? जैसे बर्फ वाला, तो बर्फ तो अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है ना ऐसा, तो वो एक्सोथर्मिक के एक्सेप्शन में आ जाता है। तो पहली चीज क्या है, स्पॉन्टेनियसिटी डिसाइड करने के लिए कि रिएक्शन खुद से होगी कि नहीं होगी। वो रिएक्शन तभी हो रही है जब वो एनर्जी लूज कर रही है या हीट लॉस कर रही है। वही सारी रिएक्शन कैसी होती है, नेचुरल या स्पॉन्टेनियस। हीट लॉस करेगी तो स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। फिर सेकंड चीज अपन पढ़ते हैं, वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस या एंट्रोपी पे आता है। वो अभी आप पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा तब, ठीक है, कि एंट्रोपी सेकंड फैक्टर होता है कि जिसकी एंट्रोपी पॉजिटिव होती है वो सारी स्पॉन्टेनियस होती है। एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस, अभी आगे पढ़ोगे। जिनकी एंट्रोपी पॉजिटिव वो सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियसिटी डिसाइड करने के दो क्राइटेरिया, एक तो एंथैल्पी से डिसाइड कर सकता हूँ। एंथैल्पी मतलब हीट रिलीज हो रही है, मतलब स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, क्योंकि डेल नेगेटिव, हीट रिलीज मतलब डेल नेगेटिव, ठीक है। सेकंड एंट्रोपी से डिसाइड करेंगे। एंट्रोपी क्या होता है अभी पढ़ेंगे, बस इतना याद रखो, एंट्रोपी पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो एंट्रोपी पॉजिटिव और एंथैल्पी नेगेटिव, ये दो फैक्टर है जो स्पॉन्टेनियसिटी को डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। डेल एच की बात करूंगा तो क्या है, नेगेटिव। डेल एस एंट्रोपी अभी पढ़ेंगे तो वो पॉजिटिव। ये दो चीजें जो स्पॉन्टेनियसिटी, लेकिन पहले वाले में भी एक्सेप्शन है, दूसरे वाली चीज भी प्रॉपर्ली नहीं बता पा रही है। तो फिर इन दोनों को एक साथ में मतलब एक साथ ध्यान में रखते हुए तीसरी चीज आएगी, वो बताएगी स्पॉन्टेनियसिटी क्या होती है, ठीक है। सेकेंड लॉ ने यही बोला है, स्पॉन्टेनियसिटी वाली चीजें। तो टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब एक्सोथर्मिक होगा। तो मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये पहला है स्पॉन्टेनियसिटी के लिए। दूसरा क्या है, टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस। मैक्सिमम रैंडमनेस को ही एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है, या रैंडमनेस को एंट्रोपी बोलते हैं। जितनी ज्यादा रैंडमनेस उतनी ज्यादा एंट्रोपी। समझ में आया कुछ? तो ये दो फैक्टर से दूसरा वाला भी अपने को पढ़ना है, पहला पढ़ लिया अपन ने, क्लियर है। देखो फाइनली, अच्छा, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस विच डू नॉट अकर ऑन इट्स ऑन, जो खुद से नहीं होती, उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स इज सप्लाइड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली सप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी वो रिएक्शन चलेगी। जैसे एक्सटर्नल फोर्स कट किया, रिएक्शन रुक जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में, या नॉन नेचुरल है वो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट लॉ ने स्पॉन्टेनियसिटी का कुछ नहीं बताया था, कोई डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया था। सेकंड लॉ शुरू तो हुआ स्पॉन्टेनियसिटी को डिफाइन करना, लेकिन वो हर पॉइंट पे फिर फंसता जा रहा था। पहला पॉइंट उसने बोला कि ठीक है चीजें एक्सोथर्मिक होगी तो स्पॉन्टेनियस, लेकिन फिर एक्सेप्शन मिल गया, तो उसने बोला नहीं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से प्रॉपर नहीं बता पाएगा। तो फिर उसने नई चीज लेके आया कि एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब अभी पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस,
कि जितनी ज़्यादा एंट्रोपी उतनी ज़्यादा वो चीज़ मतलब उस डायरेक्शन में नेचुरल हो रही है, ये बताया। इसके भी फिर कुछ ना कुछ पॉइंट्स तुमको अलग मिल जाएंगे। तो फिर बोला कि नहीं, पहला पॉइंट से प्रूव नहीं हो रहा कि स्पॉन्टेनियस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है। दूसरे पॉइंट से भी प्रूव नहीं हो रहा स्पॉन्टेनियस क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है। तो इन दोनों को पॉइंट को एक साथ टेम्परेचर के साथ रखते हुए मतलब एक इक्वेशन बनाई। और फिर तीसरा पॉइंट लेके आया गिब्स फ्री एनर्जी। फिर गिब्स फ्री एनर्जी से पक्का डिसाइड हो जाएगा कि चीज़ें स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। और गिब्स फ्री एनर्जी इन दोनों का मिक्सचर ही है, डेल एच और डेल एफ का, इन दोनों का मिक्सचर आएगा गिब्स। और गिब्स बताएगा कि चीज़ें स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो वही लिखा है अपन ने, क्राइटेरिया टू डिसाइड स्पॉन्टेनियसिटी, चीज़ें स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं। सेकंड लॉ शुरू हुआ था बताना, कहाँ से शुरू हुआ, हीट फ्लो से। हीट फ्लो मतलब एंथैल्पी डेल एच। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दो होती है। नेचुरल प्रोसेस क्या होती है सारी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो उसने बोला सारी नेचुरल प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है और जो एक्सोथर्मिक होती है वो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन फिर एक्सेप्शन मिल गया, इवापोरेशन ऑफ वाटर, ये आइस वाला, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये जितने भी मैंने लिखवाए थे अभी, ये सब इसके एक्सेप्शन में आ गए ना, कि उसमें डेल एच नेगेटिव थोड़ी, इनके डेल एच पॉजिटिव है। ये हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस, इनके डेल एच पॉजिटिव, तो यहाँ से वो डिसाइड नहीं कर पा रहा स्पॉन्टेनियसिटी, तो ये हटा दो फैक्टर। फिर आया अगला वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस या एंट्रोपी पे, अभी पढ़ रहे हैं क्या होता है। ठीक है, ऐसा सोचो कम जगह में अभी 4 मॉलिक्यूल है तो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे, उन्हीं 4 मॉलिक्यूल को जब ज्यादा जगह मिल जाएगी तो ज्यादा मूव कर पाएंगे ना इधर उधर, तो उनकी रैंडमनेस बढ़ गई। रैंडमनेस मतलब इधर उधर भागने की कैपेसिटी। तो नेचर में जो भी प्रोसेस हो रही है वो बिखरने की साइड ज्यादा जाती है। ठीक है, यह फ्री मूव कर पाए उस साइड ज्यादा जाती है। नेचर की हर प्रोसेस किस साइड जा रही है, वो फ्री मूव कर पाए। तो ये सेकंड फिर डेफिनेशन दी उसने एंट्रोपी वाली, उसमें एंट्रोपी पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंट्रोपी वाली क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, ये बोला। यहाँ पे एक्सोथर्मिक को क्या बोला इसने, स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे इसको क्या बोला, स्पॉन्टेनियस। ये समझ में आया, डेल एफ पॉजिटिव को स्पॉन्टेनियस बोला, अभी आएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको बोला डेल एफ नेगेटिव भी होता है, वो हटा दो। फिर इससे भी ढंग से नहीं बता पाया तो इसने क्या बोला, जो मैंने 2 पॉइंट बोले हैं उन दोनों पॉइंट का मिक्सचर करके एक इक्वेशन बनाई। फिर बोले कि इन दोनों में दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव। उस बेसिस पे बताया कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो तीसरी चीज जो है उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी या अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी। मेन वर्ड क्या, अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी। समझ में आए, ठीक है। गिब्स का पढ़ के आया था ना अपन पहले, याद है, डेल जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो वही चीज ये यहाँ पे डिफाइन होगा कि डेल जी पॉजिटिव नेगेटिव कहीं से डिसाइड होगा, इन दोनों के सिंबल से। ठीक है, तो डेल जी में फिर पॉजिटिव नेगेटिव और 0, वो 3 चीजें आएंगी। तो ये स्पॉन्टेनियसिटी नहीं बता पाया, ये भी नहीं बता पाया, इन दोनों के मिक्सचर से ये आया। और फिर इसने प्रॉपरली बताया कि हाँ दोनों में से किसका सिंबल क्या होगा, तब मैं बोलूंगा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया इतना, ठीक है। तो पहला अपन ने पढ़ लिया, समझ गए, इसके सारे वो लिख लिए अपन ने एग्जांपल और सारी चीजें, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस सब कुछ। डिग्री ऑफ रैंडमनेस ये पढ़ना है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है एंथैल्पी, वही तुम्हारी अगली हेडिंग डाली है, सॉरी एंट्रोपी। ठीक है, सारे इधर सुनो, है ना, सारे इधर सही सीधे बैठो, बोलने के बाद भी वैसे के वैसे ही बैठे मूर्तियों जैसे सीधे। हाँ क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, वो लिखा है वही, टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस, तो वही है अपनी एंट्रोपी। अब पढ़ रहे हैं भैया, ठीक है। चलो, तो स्पॉन्टेनियसिटी डिसाइड करने के लिए जो सेकंड चीज आई वो क्या थी, एंट्रोपी। एंट्रोपी होता क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ये डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। नेचर में कोई चीज कितनी ज्यादा बिखरी हुई है वो उतनी ज्यादा एंट्रोपी में है, समझ गए। मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मेजर करना है कि पहले चीजें सिस्टमेटिकली अरेंज थी, बाद में वो चीजें बहुत मतलब बिखर गई, इधर उधर हो गई बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब उसकी एंट्रोपी बढ़ गई ना। कुछ समझ में आया, नहीं आया, इधर देखो, ये एक बॉक्स है, उसमें मैंने 4 मतलब छोटा बॉक्स है, ठीक है, उसमें कोई 4 गैस के मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है, उनके पास ज्यादा जगह नहीं तो ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे ना वो भी, ठीक है। तो उनकी एंट्रोपी क्या है अभी, या रैंडमनेस क्या है, रैंडमली मूव फ्री कर पा रहे हैं क्या, तो रैंडमली मूव नहीं कर पा रहे तो इनकी रैंडमनेस कम है। रैंडमनेस कम तो एंट्रोपी कम, जिसकी रैंडमनेस ज्यादा उसकी एंट्रोपी ज्यादा। अब वही सेम 4 मॉलिक्यूल अगर मैं बड़े बॉक्स में ले लूं तो यहाँ जगह ज्यादा है ना उनके पास मूव करने के लिए,
तो वो इधर उधर ज्यादा भाग सकते हैं, तो इसके पास जगह ज्यादा है, रैंडमनेस ज्यादा रैंडम है ना, इधर उधर मूव कर सकते हैं, ज्यादा रैंडमनेस मतलब ज्यादा एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होता है, कौन कितना ज्यादा मूव कर पा रहा है या कितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड है, समझ गए, डिसऑर्डर्ड। ये ज्यादा डिसऑर्डर है, ऑर्डर में है क्या, नहीं, कि एक लाइन से होंगे क्या, नहीं, कोई कहीं भी बहुत ज्यादा मूव कर रहा है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा, जो लाइन से ऑर्डर में होगा वो उसकी एंट्रोपी बहुत कम। क्लियर है, ठीक है। वही लिखा है, लेस अवेलेबल स्पेस, लेस डिसऑर्डर, तो लेस एंट्रोपी है, लेस फ्री टू मूव। ठीक है, यहाँ पे मोर डिसऑर्डर, मोर एंट्रोपी, मोर फ्री टू मूव। समझ गए एंट्रोपी क्या होता है, ठीक है। तो दो जो टर्म होते हैं, एक एंट्रोपी और एक चेंज इन एंट्रोपी। अभी तक अपन हर जगह यही पढ़ते हैं ना, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, फिर इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू अभी तक किसी की निकाल ही नहीं पा रहे थे, तो इसका भी वही सेम चीज, कि एब्सोल्यूट एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे लेकिन चेंज निकाल पाओगे। देखो अभी कितना रैंडम है मैं नहीं बता सकता ना, रैंडमनेस कंपेयर करके बता सकते हैं, रैंडमनेस कंपेयर ही करके बता सकते हैं। बिना कंपेयर करे, देखो तुम लोग ऐसे बैठे हो अभी, तो मैं इस क्लास को रैंडम बोलूं कि वो ऐसा बिखरी हुई क्लास, क्यों? मैं किसी से कंपेयर करके बोलूंगा ना कि उनके कंपेयर में रैंडम है, उनके कंपेयर में अरेंजमेंट है। हो सकता है एक क्लास ऐसी होगी, आधे यहाँ पढ़े हो, आधे यहाँ पढ़े हो, तो उनके कंपेयर में तो तुम अरेंज हो ना। लेकिन एक क्लास ऐसी है जिसमें सब 1 2 1 2 करके सीधी बेंच है, एकदम लाइन्स, और इधर भी एकदम लाइन्स और सीधे बैठे हैं, तो उनके कंपेयर में तुम ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो। तो ये सारी चीजें मैं ऐसे देख के नहीं बता पाऊंगा ना कि तुम्हारी रैंडमनेस कितनी है, तुमको किसी और चीज से कंपेयर करूंगा तब मैं बता पाऊंगा कि इनकी रैंडमनेस अभी ज्यादा है, ये कम। जैसे मान लो स्टार्टिंग में जब आए थे क्लास, हाँ जैसे फर्स्ट क्लास में आते हैं तो सब अपनी अपनी जगह सही से बैठे रहते सीधे सीधे, तो तब ऑर्डरली अरेंज्ड है तो रैंडमनेस कम है। जैसे जैसे क्लास शिफ्ट होती जाती है आखिरी तक आती है, इधर हो गए, एक उधर बैठे हैं, आराम से फैल के बैठे हैं, पैर ऊपर करके बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, सो रहे हैं, समझ गए? तो तुम्हारी रैंडमनेस बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी ना, रैंडमनेस बढ़ी, तो तुम्हारी एंट्रोपी बढ़ी। तो मैं ये चीज का गैप देख रहा हूं ना, मैं स्टार्टिंग में पहली क्लास में थोड़ी बोल सकता था कि तुम्हारी एंट्रोपी ज्यादा है कम है, वो कंपेयर करके तो एंट्रोपी का भी क्या चेंज देखते हैं अपन, चेंज, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकता मैं। समझ में आ गया? ठीक है, सारे इधर। एंट्रोपी क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। समझ में आया? डिग्री ऑफ या जो भी है, डिसऑर्डरनेस समझ में आया, या रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। अब देखो चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है? कैपेसिटी फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज इन सिस्टम। ये समझ में आया? नहीं आया? देखो चेंज देखो एंट्रोपी क्या होता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कि कितने ज्यादा रैंडम चीजें हैं नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई चीज, देखो नेचुरल प्रोसेस में, नेचुरल प्रोसेस जितनी भी हो रही है वो सारी डिसऑर्डर होने की साइड जा रही है, नेचुरल प्रोसेस सारी डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करने की साइड जाती है। याद रहा एक पॉइंट? ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो सेकंड चीज लिखी है स्पॉन्टेनियसिटी से रिलेटेड, जितना ज्यादा कोई चीज रैंडमनेस की साइड मूव कर रही है, ठीक है, मतलब वो उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होने के उसमें है ना, ये समझ में आया? तो वही लिखा है कि जितना ज्यादा चेंज होगा, पहले बहुत ज्यादा ऑर्डर थी और अभी एकदम से बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो गई, मतलब वो उसके एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। एंट्रोपी ज्यादा है मतलब वो स्पॉन्टेनियस होने की साइड एकदम से है ना, तो वही चीज लिखी है कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है? कैपेसिटी फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज। उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो स्पॉन्टेनियस चेंज ला पाए। जितना ज्यादा चेंज होगा एंट्रोपी का पहले और बाद वाली स्टेट में, उतना ही ज्यादा वो स्पॉन्टेनियस रही होगी ना रिएक्शन। कुछ भी चेंज नहीं आया तो रिएक्शन हुई नहीं, जितना ज्यादा चेंज आया उतनी ज्यादा वो रिएक्शन हुई। आया समझ में कुछ? कि कैपेसिटी फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज, तो स्पॉन्टेनियसिटी में जो भी चेंज आया है वो कब आएगा? जब रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी। तो वही लिखा है कैपेसिटी फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज इन द सिस्टम। सिस्टम में जितना ज्यादा चेंज आ रहा है मतलब वो रिएक्शन या वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि नेचर की सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसिटी को प्रमोट करती है। ये तो है, नेचर की सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसिटी को प्रमोट करती है। अब वो स्पॉन्टेनियसिटी डिपेंड किस किस चीजों पे कर रही है? एक तो हीट पे करती है ऐसे, लेकिन हीट पे प्लस पे भी कर सकती है, माइनस पे भी कर सकती है, दोनों पे करती है। एंट्रोपी पे कर रही है,
देखो नेचुरल प्रोसेस सारी कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी पे कर रही है तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ाती है नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस क्या करती है, हमेशा एंट्रोपी बढ़ाती है अगर नेचुरली कोई प्रोसेस हो रही है तो। समझ में आया? ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी में लिखा है कैपेसिटी फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज इन द सिस्टम। ठीक है, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितना बड़ा डिसऑर्डर है, वही एंट्रोपी का मेजरमेंट है। वही फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना था, इनिशियल कितना है। तो हमेशा हर रिएक्शन का फाइनल एंट्रोपी ज्यादा ही मिलेगा नेचुरल वालों का इनिशियल से। नेचुरल प्रोसेस का हमेशा ज्यादा ही मिलेगा फाइनल वाला एंट्रोपी। कोई भी नेचर की प्रोसेस उठा लो, उसमें एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होती है। नेचुरल प्रोसेस, एक एग्जांपल लो नेचुरल प्रोसेस का, जिसमें एंट्रोपी ज्यादा है। कोई भी चीज यार, ठीक है, जैसे ये वो गैसियस वाला पार्ट, ठीक है, कि इस साइड मान लो मैंने इस साइड कुछ एक बीकर में गैस भरी हुई, इस साइड कुछ है। जैसे ही मैंने वो उसका नल खोला तो ये सारी गैस इधर इधर मिक्स होगी ना, मिक्स होगी तो उनकी रैंडमनेस बढ़ी ना। तो कोई भी नेचुरल प्रोसेस हो उसकी रैंडमनेस हमेशा बढ़ती है। समझ में आया? तो रैंडमनेस बढ़ती है मतलब स्पॉन्टेनियसिटी की साइड जा रहा है वो, तो बस वही चीज होता है एंट्रोपी तुम्हारा। ठीक है, तो वही लिखा है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमेशा ज्यादा ही होगी इनिशियल से नेचुरल प्रोसेस के लिए। ठीक है, लेकिन अगर नेचुरल प्रोसेस नहीं है, या फिर इसका एक बेस्ट एग्जांपल लो ना, तो सॉलिड में चीजें अरेंज होगी ज्यादा पास पास में सारी, तभी तो वो सॉलिड है। लिक्विड में वही चीजें क्या हो जाएगी, और दूर दूर हो जाएगी। और गैसियस वाली चीज में क्या होगा, वो चीज और ज्यादा दूर दूर हो जाएगी ना। तो इधर से इधर, इधर से इधर, एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। नेचुरल में प्रोसेसेस ऐसे ही जाएगी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट होना। समझ में आए? लेकिन अगर मैं उल्टा करना चाहूँ कि गैस से लिक्विड बनाना है मेरे को, लिक्विड से सॉलिड बनाना है, तो मेरे को कंप्रेस करके अपोजिट ऑफ द नेचर काम करना पड़ेगा ना। तो ये एंट्रोपी कम करेगी। समझ में आए? अगर मेरे को प्रोसेसेस इधर जा रही है तो एंट्रोपी इंक्रीज, लेकिन अगर इधर आ रही है तो एंट्रोपी, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है सारी, है ना, एंट्रोपी इंक्रीज, हाँ डिक्रीज इसमें। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, अब एंट्रोपी भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करती है, बीच में कैसे क्या कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि मॉलिक्यूल के आने या हटाने से या ऐड करने से चीजें फर्क पड़ेगा उस पर। ठीक है, यूनिट जूल पर केल्विन वो फॉर्मूले से भी आएगा कि हीट पर टेम्परेचर उससे आएगा। ठीक है, देखो मैथमेटिकली कैसे देखते हैं इस चीज को, इसका फॉर्मूला क्या आता है एंट्रोपी का, डेल एच बाय टी या डेल क्यू बाय टी आएगा वो। ठीक है, कैन बी डिफाइंड एज द हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इन रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, या फिर इसके दो फॉर्मूले ऐसे लिखे जाएंगे यार। अभी बाद में अपन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अच्छे से पढ़ लेंगे, पहले थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब ये अगर साइड से हीट ले रहा है सिस्टम से, देखो यहाँ और साइड वाला का टेम्परेचर, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि कोई चीज रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल में हमेशा टेम्परेचर सेम रहता है एनवायरमेंट का और सिस्टम का। तो यहाँ भी टी होगा और यहाँ भी क्या होगा, टी। लेकिन अगर पिस्टन थोड़ा भी ऊपर या नीचे मूव किया है तो हीट बाहर आएगी या अंदर जाएगी। मैं बोल रहा हूँ मान लो सिस्टम नीचे आ रहा है तो थोड़ी सी हीट बाहर आएगी ना, कितनी, डेल क्यू। अगर पिस्टन ऊपर जाता तो हीट एब्जॉर्ब करता, तो डेल क्यू अंदर आता। तो वही वो इसका डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मेजरमेंट यही है कि, अच्छा देखो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो नॉर्मल या नेचुरल है, वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा है, या पिस्टन को अगर मैं प्रेस करूं तो मैंने काम किया ना अगेंस्ट में जाके। ठीक है, तो ये हीट बाहर कब निकलेगी, जब मैंने काम किया, तो सिस्टम की हीट कम हो गई ना अभी। ठीक है, और अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है तो खुद से जाता है ना, तो सिस्टम की हीट बढ़ जाती है डेल क्यू। तो उसी से तुम्हारा ये फॉर्मूला आता है डेल एस सिस्टम का, प्लस माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो कंप्रेशन का है कि एक्सपेंशन का है। रूल लगाया नहीं मैंने, लेकिन क्योंकि एंट्रोपी हमेशा नेचुरल प्रोसेस में बढ़ती है इसीलिए प्लस ही लिखा है वो।
देखो ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो वो नेचुरल होगा, तो नेचुरल में हीट अंदर आएगी तो उसकी हीट बढ़ी ना, तो प्लस क्यू बाय टी। अगर यही मैं वर्क कर रहा हूं तो मैंने नेचर के अगेंस्ट में जाके उस पिस्टन को दबाया ना अलग से, तो हीट निकली, तो हीट कम हुई तो माइनस क्यू बाय टी। ठीक है, तो प्लस कब आएगा जब वो एक्सपेंशन वाली प्रोसेस है, माइनस कब आएगा जब कंप्रेशन वाली प्रोसेस है। ये अभी लिखवा दूंगा। लेकिन नेचर की सारी प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस, तो अपन वही पढ़ रहे हैं स्पॉन्टेनियस वाली चीज, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस में लिखा है, प्लस ही लिखा है कि हीट एब्जॉर्ब करेगा और पिस्टन ऊपर जाएगा। क्लियर है? और टेम्परेचर सेम रहता है रिवर्सिबल के लिए, इसीलिए लिखा है रिवर्सिबल। तो क्यू बाय टी है, इसको डेल एच बाय टी भी लिखते हैं। ठीक है, क्यू ही तो हीट है और चेंज इन हीट डेल एच होता है, इसको डेल एच बाय टी बाद में लिखेंगे अपन। इतना समझ में आया यहाँ तक, ये वाला पार्ट? ठीक है, अब अपने को पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी। एंट्रोपी किन किन फैक्टर्स पे बढ़ती है, कम होती है या क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा फिजिक्स में भी, अंडे को बॉईल करते हैं तो बॉइल्ड अंडे की एंट्रोपी ज्यादा है कि पहले वाले कच्चे अंडे की? फिजिक्स में नहीं पढ़ा? ठीक है, बॉयल वाले की होगी। दिखने में ऐसा दिख रहा है कि वो लिक्विड है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, और बॉयल वाला तो सॉलिड हो गया, लेकिन प्रोटीन डीनेचुरेशन उसका रीजन है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वही पढ़ना है अब अपना वो सारे, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। सभी इधर, सारे इधर बेटा। चलो अपन ने पढ़ा एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी क्या होता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कि जितना ज्यादा मतलब बिखरी हुई चीजें या डिसऑर्डर्ड चीजें, उसको बोलते हैं एंट्रोपी। नेचर हमेशा ऐसी चीजें प्रमोट करता है, नेचर की सारी प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है हमेशा। नेचुरल कोई भी प्रोसेस हो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर है? चलो अब अपने को कुछ एग्जांपल्स देखने हैं एंट्रोपी के जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारे लिख दिए मैंने। ठीक है, चलो हाई ऑर्डर, देखो बेटा सारे इधर, हाई ऑर्डर का मतलब क्या? सिस्टमैटिक जमे हुए तो एंट्रोपी कम। हाईली डिसऑर्डर मतलब बिखरे हुए हैं तो एंट्रोपी ज़्यादा। ठीक है, अब इनके एग्जांपल देखने तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी कौन कौन से फैक्टर? बेटा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा अगर मैं किसी चीज़ का, तो उनके गैसियस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ज़्यादा इधर उधर भागेंगे ना, तो उनकी एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, पहले मान लो छोटे से वॉल्यूम में 5 पार्टिकल थे तो ज़्यादा इधर उधर नहीं भाग पा रहे थे। अब उन्हीं 5 पार्टिकल को अगर मैं इतने बड़े हॉल में फ्रीली रख दूँ तो ज़्यादा इधर उधर भागेंगे ना, तो जगह बढ़ाने से, वॉल्यूम बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है। वॉल्यूम इंक्रीज करने पे एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में पार्टिकल पास पास में अरेंज रहते हैं, लिक्विड में थोड़े और दूर हो जाते हैं, गैस में बहुत दूर दूर हो जाते हैं। तो गैसेस में एंट्रोपी ज़्यादा, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। समझ में आया? अब इसमें 2 एक्सेप्शन आते हैं, सॉलिड और लिक्विड वाले। देखो एग कच्चा अंडा कैसा रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन बॉईल होने के बाद सॉलिड हो जाता है ना, तो अपन ने क्या बोला कि सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है? ज़्यादा, सॉरी हाँ कम होती है, और लिक्विड वाले की ज़्यादा होती है। लेकिन एग वाले केस में ये चीज़ उल्टी हो जाती है, एग को बॉईल करते हैं तो एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, देखो सॉलिड और लिक्विड में लिक्विड की ज़्यादा होती है सॉलिड से, समझ में आइए। लेकिन एग वाले केस में क्या होगा? बॉइल्ड एग सॉलिड होता है ना, बॉइल्ड एग कैसा होता है? और अनबॉइल्ड एग कैसा होता है? तो ये एक्सेप्शन हो गया ना, अगर सॉलिड लिक्विड फॉर्म से देखूँ तो। ठीक है, कि बॉइल्ड एग वाले की एंट्रोपी ज़्यादा होती है भले वो सॉलिड हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो एग में होता क्या है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। प्रोटीन हमेशा बेटा इधर बात, प्रोटीन 3 डिग्री वाले फॉर्म में स्टेबल रहता है ना, प्रोटीन का 3 डिग्री फॉर्म स्टेबल है, उसका जो बॉल शेप रहता है। ठीक है, उसको अगर हीट करवा तो उसके बॉन्ड टूटेंगे सारे, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, जो भी उसके बॉन्ड है इधर उधर के, वो सारे बॉन्ड टूटेंगे और 2 डिग्री में आएगा। और ज़्यादा हीट करूँगा तो 1 डिग्री में आएगा। तो कच्चे अंडे को गर्म करने पे उसके जो बॉन्ड्स रहते हैं 3 डिग्री से 2 डिग्री पे आते हैं, 2 डिग्री से 1 डिग्री लीनियर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो पहले अरेंज था अच्छे से, अब अपन ने उस पूरे को खोल दिया, समझ गए? तो अब वो कैसा हो गया? डिसऑर्डर। तो एंट्रोपी क्या हुई? समझ में आ गया? प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, एक सीधा होता है तो 1 डिग्री,
वो ऐसे स्पाइरल कॉइल होता है तो 2 डिग्री, और ऐसे वुलन बॉल शेप में पूरा फोल्ड हो जाता है तो 3 डिग्री। तो पूरा फोल्ड होकर वो स्टेबल होता है ना, तो स्टेबल से मैंने क्या किया, उसको वापस से अनकॉइल करके अनस्टेबल कर दिया। तो अनस्टेबल चीज़ों की तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है ना, तो उसका रीज़न यहाँ से दिया जाता है इसके मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री प्रोटीन से, ना कि सॉलिड लिक्विड से। ठीक है, तो रीज़न क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन 3 डिग्री से 1 डिग्री में आ जाता है, और 3 डिग्री वाला स्टेबल होता है, 1 डिग्री अनस्टेबल है उसका। क्लियर, तो इसलिए क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया मतलब एंट्रोपी बढ़ गई। तो एक वाले में याद रखना है एंट्रोपी वाली में, तो वही तो भी 1 डिग्री में जाएगा, क्या और वही तो 1 डिग्री में जाएगा। चलो एक और एग्जांपल आता है रबर बैंड का। सारे बेटा रबर बैंड की स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, नॉर्मल रबर बैंड है, अगर मैं रबर बैंड को स्ट्रेच करूं तो अपने को क्या लगेगा कि एंट्रोपी बढ़ी कि कम हुई? कम। रबर बैंड है मेरे हाथ में, रबर बैंड को मैंने खींचा तो एंट्रोपी बढ़ी कि कम हुई? कम हो गई, कम ही होगी। सारे इधर है ना, कि अब इसका रीजन जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली लिखा है बुक में कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं रबर बैंड जिनसे बना होता है वो अनकॉइल होकर सीधे हो जाते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो और जो अनकॉइल फॉर्म है उसका वो ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ अनकॉइल फॉर्म ज़्यादा अनस्टेबल है, यहाँ अनकॉइल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। तो ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इट्स लॉन्ग फ्लेक्सिबल मैक्रोमोलिक्यूल गेट्स अनकॉइल्ड। जो भी फ्लेक्सिबल मैक्रोमोलिक्यूल थे जैसे मैंने खींचा वो सब ऐसे स्प्रिंग समझ लो यार, स्प्रिंग को खींचा तो सीधी हो गई ना, तो वही चीज़ है, गेट अनकॉइल्ड एंड द अनकॉइल्ड फॉर्म इज मोर स्पेसिफिक ज्योमेट्री, और अनकॉइल्ड फॉर्म की स्पेसिफिक ज्योमेट्री ज़्यादा होती है या ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, एंड मोर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एंट्रोपी डिक्रीज। ठीक है, तो इन दोनों में इसमें 1 डिग्री को क्या बोला अपन ने अनस्टेबल, इसमें 1 डिग्री या सीधे लीनियर अरेंजमेंट को क्या बोला स्टेबल। क्लियर, तो यहाँ पे एंट्रोपी कम हो रही है, यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है। तो रबर बैंड वाले में क्या हो रहा है, एंट्रोपी कम हो रही है, अंडे वाले में याद रखना है फूल का, क्योंकि उसको अपन अपने को ऐसा लगता है कि एंट्रोपी बढ़ रही है। रबर बैंड है, रबर बैंड को खींचा तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए ना, तो ऐसा क्या लगेगा कि एंट्रोपी बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ती नहीं है। तो उस मैनर से अगर देखें आप, तुम लोगों ने पता नहीं कैसे दिया था आंसर, क्या माना, मैं तो ऐसा सोचता ना कि रबर में जो पार्टिकल है उसके मॉलिक्यूल वो दूर दूर हो गए इसीलिए। ठीक है बेटा, सारे तरफ अगला फिजिकल स्टेट देखो, अगर मैंने 2-3 चीज़ें ली और दोनों तीनों ही गैस में, दोनों तीनों ही लिक्विड में, दोनों तीनों ही सॉलिड में, तो कैसे बताऊंगा फिर मैं? अभी तो मैंने सॉलिड लिक्विड गैस में बता दिया, अगर दोनों तीनों ही सॉलिड, दोनों तीनों लिक्विड, दोनों तीनों गैस है, तो कैसे बताऊंगा? उनके मॉलिक्यूलर वेट से, जिसका वेट ज़्यादा उसकी एंट्रोपी ज़्यादा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, एंट्रोपी ज़्यादा। अगर सेम फिजिकल स्टेट है तो, अगर फिजिकल स्टेट अलग है तो फिर पहले फिजिकल स्टेट से देखूंगा, और अगर फिजिकल स्टेट सेम होगी तो ही मास से देखूंगा। क्लियर, क्योंकि ऐसा अगर एग्जांपल आता है और अब आएगा सेम फिजिकल स्टेट अगर होगी तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, एंट्रोपी ज़्यादा, जैसे CH4 CA तीनों ही गैस में, तो जिसका मास ज़्यादा उसकी एंट्रोपी ज़्यादा। अब ये सब सॉलिड में फर्स्ट ब्लॉक के एलिमेंट, नीचे वालों का मास ज़्यादा तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा। ठीक है, तो गैस का हो गया सॉलिड। ऐसे कोई भी लिक्विड का ले लूँ तो जिस लिक्विड का मास ज़्यादा उसकी एंट्रोपी ज़्यादा। क्लियर, अब ये देखो C3H8 गैसेस में, C4H10 लिक्विड में, तो मैं पहले क्या देखूंगा, फिजिकल स्टेट चेक करूँगा। यहाँ पे फिर ये मत देखना है कि 4H3 है, पहले फिजिकल स्टेट, ये गैस है वो लिक्विड है, तो गैस की ही ज़्यादा होगी, फिर भले ये कम वजन का हो ज़्यादा वजन का हो फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? तो पहले फिजिकल स्टेट्स देखी जाएगी। अब जैसे ये दोनों ही गैसेस है तो फिर मैं मास देखूँगा, जैसे इसमें क्या दिख रहा है तुमको, मास इसका ज़्यादा है, तो तुम ये मत करना है कि मास ज़्यादा है तो इसको दबा दिया, पहले फिजिकल स्टेट्स देखी जाएगी, अगर वो अलग है तो फिजिकल स्टेट के हिसाब से आंसर जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर फिजिकल स्टेट सेम हो गई तो ही मास से आंसर जाएगा, क्योंकि इसमें फिर ये कन्फ्यूजन होगा कि फिजिकल स्टेट से देखेंगे तो ये ज़्यादा, मास से देखेंगे तो ये ज़्यादा, तो फिर आंसर किधर लगाएंगे, इधर ही आएगा। समझ गए? पहले फिजिकल स्टेट से आंसर लगाया जाएगा, वो सेम आ गया तो ही मास। इस वाले में देखो दोनों ही गैस है तो फिजिकल स्टेट सेम होगा, तो फिर मैं मास से देखूंगा कि C4 C3, तो जिसका मास ज़्यादा उसके एंट्रोपी ज़्यादा। क्लियर है सभी को? क्वेश्चंस आते हैं तो पता होना चाहिए। ठीक है, एंट्रोपी ज़्यादा, यहाँ तक क्लियर? अब मान लो अगर आइसोमर है, आइसोमर है मतलब फिजिकल स्टेट भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी सेम। ठीक है, तो उनमें फिर मैं क्या करूँगा, जिनमें ब्रांचिंग ज़्यादा, टर्मिनल है, उसके एंट्रोपी ज़्यादा, ब्रांचिंग ज़्यादा, एंट्रोपी ज़्यादा।
ठीक है, जैसे C5H12 स्ट्रेट चेन आइसो नियो, तो ब्रांचिंग एंड कार्बन का ज़्यादा है ना, तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा, इसकी कम, फिक्स कम। अगर आइसोमर्स की बात करें तो ब्रांचिंग जहाँ ज़्यादा एंट्रोपी ज़्यादा होती है। क्लियर है? C5H10 अगर ये चलो हाँ ये 3 वाला है, तो इसमें एंट्रोपी इसकी ज़्यादा है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड मतलब क्या है? फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो, नहीं हो रहा है, लेकिन पाई बॉन्ड ऐसा है ना कि वीक बॉन्ड है या ऐसा है कि उसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर आ जा सकते हैं कुछ दिन, ठीक है? तो ये वाली चीज़, उसका जो पाई बॉन्ड है इधर उधर मूव हो सकता है, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मूव होने चाहिए, वो जो डब्बा है वो डब्बा वैसे है, समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, तो इसीलिए इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, इसकी वो स्टेबल है। ये मत सोचना कि इससे वो बना उससे ये बना, उससे ये भी बन सकता है इससे वो भी बन सकता है, बनने में इसके डंडा तोड़ूंगा तो ये बन जाएगा, इसमें जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा, तो है तो दोनों आइसोमर। तो इन दोनों में से कैसे चेक किया मैंने? जहाँ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड इधर उधर फ्रीली मूव कर सकता है, तो इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है कंपेयर, ठीक है? तो इसलिए लिख दिया पाई कौन कौन 5 ऑप्शन हटा। पॉलीमराइजेशन वाले प्रोसेस में ये चैप्टर तुम्हारा पॉलीमर में आधा हट गया है। ये इथीन का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, ये नहीं भी लगाऊँ तो ये इथीन है। जब इथीन बहुत सारे लाइन से जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉली इथीन या फिर पॉलीथीन, ठीक है? तो वही पॉलीथीन अपना पॉलीथीन ही होगा। तो इथीन बहुत सारे जब लाइन से जुड़ जाते हैं, ये बॉन्ड तोड़ के इधर फ्री कर दिया और इसका डंडा इधर फ्री कर दिया, तो बहुत सारे और लाइन से जुड़ सकते तो एन लिख दिया। तो हमेशा पॉली वाले कंपाउंड्स का एंट्रोपी ज़्यादा होता है कंपेयर टू सिंगल वाले कंपाउंड्स, ठीक है? तो वही लिखा है कि पॉलीमराइजेशन करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है। क्लियर है सभी को? पॉली वाले की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, क्लियर? ठीक है। होमो एटमिक और हेट्रो एटमिक, अगर मॉलिक्यूल की बात करो तो सेम एटम से बने होंगे तो उनकी कम, हेट्रो एटमिक वाले की एंट्रोपी ज़्यादा होती है। हेट्रो एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो अलग अलग से मिलकर बनाए जाते हैं, ये और ये तो सेम से मिलके बने, तो हेट्रो एटमिक वाले की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है? रफ्टिंग ऑफ आयरन, रफ्टिंग ऑफ आयरन का समझ गया, जंग लगना, तो जंग लगने वाली प्रोसेस भी क्या है? एंट्रोपी को इंक्रीज करती है। क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी डिक्रीज, जो भी है, या ऑड वन आउट पूछता है, ठीक है? तो रफ्टिंग ऑफ आयरन में भी क्या हो रहा है? एंट्रोपी बढ़ती है, याद रखना है। ग्रेफाइट और डायमंड, ग्रेफाइट और डायमंड की बात करें तो डायमंड का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है ना ये, लेकिन ग्रेफाइट में तो रिंग्स होती है, ये पता है ना? ग्रेफाइट लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है ना? और हर एक लेयर में बेंजीन जैसी रिंग होती है आपको पूरी, तो इसमें फ्री पाई इलेक्ट्रॉन है ना जो मूव कर रहे हैं, तो इसकी एंट्रोपी ज़्यादा ही होती है इस रीजन की। और इसमें तो सारे के सारे डायमंड, या फिर ऐसे भी सोचो तो डायमंड कितना हार्ड है? बहुत हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है? तो उसके सारे बॉन्ड्स फिक्स हैं, बॉन्ड्स इधर उधर नहीं होंगे, क्लियर? तो पूछा जाए ग्रेफाइट और डायमंड में एंट्रोपी ज़्यादा है और दोनों कार्बन के फॉर्म है, तो क्या है? वो ऐसे नहीं लिख के देगा तो ऐसे लिख के देगा तुमको, कार्बन के नीचे ग्रेफाइट और कार्बन के नीचे डायमंड, तो बोलना ग्रेफाइट वाले कार्बन की, ग्रेफाइट वाला जो कार्बन होता है इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है बजाय डायमंड वाले कार्बन, क्लियर? ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस अच्छा है, ग्रेफाइट से डायमंड बनाते हैं, लेकिन वो तो अपन बनाते हैं ना अलग से फैक्ट्री में बहुत ओवर हीट करके, या फिर नेचर में बनते हैं उससे डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड में पूछा जाए, हाँ बोले, ठीक है? तो ग्रेफाइट और डायमंड में पूछा जाए तो ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज़्यादा है या ज़्यादा? सल्फर, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर की ज़्यादा होती है। ये शेप है, सल्फर एसिड होता है ना, तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, लेकिन इनकी शेप है रोम्बस शेप, रोम्बस मतलब वो आर्ट, हाँ, और मोनोक्लिनिक ये एक शेप का नाम है, ठीक है? तो दोनों अलग अलग शेप में से कौन सा शेप की एंट्रोपी ज़्यादा होती है? रोम्बिक वाला, ठीक है? कैसा होता है मुझे नहीं पता, हाँ सही नहीं पता, चेक कर लेना कि मोनोक्लिनिक क्या होता है, रोम्बिक यहाँ पर सीधा याद करना है कि रोम्बिक वाले सल्फर भी,
एक भी लोगे तो क्या याद तो रखना है कि एंट्रोपी पॉजिटिव वाले की ज़्यादा होती है, ठीक है। ये समझ गए। रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस, इनमें पूछूं किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है। रेड फॉस्फोरस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, वाइट फॉस्फोरस या येलो फॉस्फोरस। बेटा इधर सुन लो, क्वेश्चन आते हैं सारे। ये समझ में आया, ठीक है। अब मुझे बताओ डेल्टा क्यों होती है रेड क्यों होती है वाइट क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा होगा होती है, तो याद कर लेते हैं। ये नहीं पता, ठीक है। एलोट्रॉपिक फॉर्म से होता है, अब उनमें किसकी होती क्यों होती उनके अपने अपने रीजन होते हैं, काम के लिए काम देखना। रेड फॉस्फोरस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, याद रखना। अब डेल्टा एनजी मतलब नंबर ऑफ गेशियस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है ना। प्रोडक्ट के अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो एंट्रोपी ज़्यादा ही है। एंट्रोपी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है ना, जितने पार्टिकल उतनी एंट्रोपी। तो डेल्टा एनजी अगर मोर देन 0 आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है ना। पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा रिएक्टेंट से तभी पॉजिटिव आ रहा होगा। इसका मतलब ये होगा प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तो प्रोडक्ट में ज़्यादा पार्टिकल है तो एंट्रोपी ज़्यादा। डेल्टा एनजी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कब होगी, जब रिएक्टेंट में ज़्यादा था प्रोडक्ट में कम है, ठीक है। तो इसमें रिएक्टेंट में ज़्यादा है प्रोडक्ट में कम, तो एंट्रोपी कम हो गई। अगर डेल्टा एनजी 0 है, बेटा इधर डेल्टा एनजी 0 तो एंट्रोपी 0 मत करना। डेल्टा एनजी 0 का मतलब कि इधर भी 5 पार्टिकल थे, रिएक्शन के बाद भी 5 पार्टिकल, तो पार्टिकल को गायब थोड़ी ना हुए कि एंट्रोपी 0 कर दी। पार्टिकल अभी भी उतने हो अभी भी। अब उसको दूसरे फैक्टर से देखोगे कि एंट्रोपी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब दूसरे फैक्टर से चेक करेंगे कि क्या हो, लेकिन 0 नहीं हो। तो उसको याद रखना कि डेल्टा एनजी 0 पे एंट्रोपी 0 मत कर देना। एंट्रोपी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। एंट्रोपी 0 तब होगी जब पार्टिकल मूव कर भी नहीं रहा, एकदम इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में आएगा, ठीक है। 0 नहीं बोलेंगे, एंट्रोपी 0 होगी थर्ड लॉ पे कि बिल्कुल टेम्परेचर रोक दिया था -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तब पार्टिकल मूव ही नहीं करता, तो तब एंट्रोपी 0 थर्ड लॉ एक ही जगह जहाँ पे और ठीक है। बाकी हमेशा एंट्रोपी बढ़ती ही है, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस अदर देन नेचुरल प्रोसेस में कर सकता हूँ मैं कि मैं खुद वर्क कर रहा हूँ तो मैं चीज़ों को स्टेबल कर सकता हूँ, ठीक है। ये फर्म है सभी को पीछे तक। डेल्टा एनजी 0 तो एंट्रोपी 0 मत कर लेना, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ज़्यादा अगर बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। और डिफोल्यूशन, किसी चीज़ को अगर घोल रहा हूँ पानी में डिफोल्यूशन वाला, तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। कोई चीज़ घुलेगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ता है ना। NH4Cl को अगर एक्वस में घुलना हो तो NH4Cl के पार्टिकल बढ़ गए, तो एंट्रोपी बढ़ गई। अब इधर ये एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखो। सिल्वर आयन ऑन रिएक्शन विद HCl, सिल्वर आयन ऑन रिएक्शन विद HCl। सिल्वर जब HCl से रिएक्ट करेगा तो AgCl बनेगा, और AgCl अपने को पता है PPT बनाता है, ठीक है। जब भी PPT या प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में बोलते हैं PPT। जैसे मान लो मैंने Ag+ जो Ag+ को जो आयन का सॉल्यूशन है उसमें HCl डाला। मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें Ag+ है, उसमें मैंने HCl की 3-4 बूंदे डाली तो नीचे क्रिस्टल जम जाएंगे। तो Ag क्या करेगा, Cl के साथ जो मैंने HCl डाला उसके Cl के साथ Ag के पार्टिकल मिक्स होकर नीचे जमने लग जाएंगे। तो उस चीज़ में उसको बोलते हैं PPT। जैसे कोई भी केमिस्ट्री लैब में रिएक्शंस करते हैं ना, दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो कोई चीज़ नीचे सेटल हो जाती है, तो जो चीज़ नीचे सेटल होती है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट या PPT। तो इस रिएक्शन में नीचे PPT जमता है, तो जब भी PPT जमेगा मतलब एंट्रोपी कम होगी। समझ गए, PPT जमा होता है एंट्रोपी कम हुई, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पहले मूव कर रहे थे। जैसे ही HCl आया उसने क्या किया, Cl ने इस Ag के साथ जुड़ के नीचे बैठ गया, तो मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस कम कर दी ना इसने। तो PPT वाले केस में रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी क्या होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है, कुछ ही केसेस में एंट्रोपी कम हो रही है। समझ गए, तो यही है तुम्हारा एग्जाम्पल, इनके बाहर नहीं पूछा। और ये तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी कम ही होगी। पिस्टन वाले केस में अगर मैं बाहर से प्रेशर बढ़ाऊँ तो मॉलिक्यूल्स में जगह कम हो जाएगी और पास में आएंगे तो एंट्रोपी कम ही होगी ना। तो प्रेशर बढ़ाने पे एंट्रोपी कम। फिर ये दिखा सॉलिड मिक्स करूँगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, कोई भी दो चीज़ों को मिक्स करूँगा तो पार्टिकल बढ़ेंगे। लिक्विड एंट्रोपी बढ़ेगी।
गैसियस एंट्रोपी। कोई भी दो सेम चीज़ों को मिक्स करूँगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी ही से, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं। समझ में आया इतना? तो एंट्रोपी के उससे बाहर एग्जांपल्स नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये सारे एग्जांपल्स जैसे मैं पूछ लूँ, रेड फॉस्फोरस की ज़्यादा कि येलो फॉस्फोरस, ग्रेफाइट की ज़्यादा डायमंड, ठीक है, बॉयल एग की ज़्यादा कि अनबॉइल्ड, ठीक है, स्ट्रेच रबर बैंड की ज़्यादा कि अनस्ट्रेच, स्ट्रेच की ज़्यादा है ना, क्योंकि स्ट्रेच करने पे कम हो जाती है एंट्रोपी डिक्रीज, तो ज़्यादा किसकी अनस्ट्रेच वाले। समझ में आया सभी को? है तो यही एग्जांपल में कुछ पूछ लेगा, रफ्टिंग ऑफ आयरन एंट्रोपी बढ़ती है एंट्रोपी, ऐसे कोई भी एग्जांपल पूछे तो करना। कोई भी रिएक्शन जिसमें पीपीटी बना रहा हो एंट्रोपी कम हो जाए, कोई भी रिएक्शन हो, ये नहीं कोई भी हो, जब भी पीपीटी बनेगा तो एंट्रोपी क्या होगी? कम, ठीक है। सेम नंबर और सेम स्टेट आ गई तो क्या करना है? वेट से लिखोगे, स्टेट्स अलग अलग है तो गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। क्लियर है सभी को? अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाले, ठीक है, एंट्रोपी के भी आएंगे, वो लिखते हैं। तो एंट्रोपी वाला पार्ट अपना है खत्म होगा, फिर आएगा हीट से। अभी अपना ठीक है, चलो एंट्रोपी समझ गए क्या होता है? एंट्रोपी के एग्जांपल्स अपन ने देख लिया। अब एंट्रोपी की कैलकुलेशन सारी है, ठीक है। कैलकुलेशन में एक ही फार्मूला है, उससे ज़्यादा फार्मूला है नहीं, बस उसी फार्मूले को घुमा फिरा के बार बार लिख रहा है, ठीक है। देखो एंट्रोपी को मेन किस फैक्टर से अपन डिफाइन कर रहे हैं? हीट और टेम्परेचर। हीट अगर सिस्टम के अंदर आएगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, हीट अगर सिस्टम से बाहर जा रही तो एंट्रोपी कम होगी। ये कौन कहाँ तक? हीट आई तो मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ी है ना, तो डेल एस क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। और हीट अगर सिस्टम से बाहर जा रही है तो मॉलिक्यूल अब कम मूव करेंगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, तो डेल एस नेगेटिव। सिस्टम से हीट बहुत कम रिएक्शन है ऐसी नहीं होगी, तुमने बाहर जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ अपने को पढ़ना है जो ये है। देखो एक सिस्टम मैंने लिया, एक सिस्टम मैंने लिया बी। सिस्टम ए में मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिस्टम में हीट को बाहर फेंक रहा है। सिस्टम ए ने अगर हीट को बाहर फेंका तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? सिस्टम की कम होगी ना, ऐसा, ठीक है। तो सिस्टम ए की एंट्रोपी क्या होगी? नेगेटिव। और माइनस क्यू, जो भी हीट फेंकी थी वो क्यू थी, तो माइनस क्यू टेम्परेचर जो सिस्टम का था वो टी है, ए लिखा है तो टी है, तो हीट अपॉन टेम्परेचर। समझ में आया? तो डेल एस इक्वल टू क्यू बाई टी ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो एस इक्वल टू क्यू बाई टी। सिस्टम बी लिया, उसने अगर हीट एब्जॉर्ब की है, ठीक है, तो देखो ये सिस्टम है और साइड वाला क्या है? सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग में हीट फेंकी है, और ये सिस्टम ने सराउंडिंग से हीट ली है, तो अब सिस्टम का क्या हो जाएगा? एंट्रोपी बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा तो यहाँ प्लस, इसलिए यहाँ नेगेटिव, तो इसकी एंट्रोपी जो आएगी वो कैसे आएगी? नेगेटिव, इसकी कैसे आएगी? समझ गए कैसे? सिस्टम से तो एंट्रोपी अपन बेसिकली किस वर्ड से डिफाइन कर रहे हैं? हीट से डिफाइन कर रहे हैं ना। एंट्रोपी सिर्फ और सिर्फ किससे देख रहे हैं? हीट से ही देख रहे हैं ना। देखो पहले अपन ने हीट से क्या बोला था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है? अरे स्पॉन्टेनियस, कि सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नेचर में जो रिएक्शन हो रही है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे होती है? एक्सोथर्मिक। नॉन स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक। अब उससे अपन सारी चीज़ें प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, तो अपन ने क्या बोला? एंट्रोपी से डिफाइन की कि एंट्रोपी अगर बढ़ती है तो चीज़ें कैसे होगी? स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी कम होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इसमें हीट बाहर आई सिस्टम से, ठीक है, तो इसकी एंट्रोपी क्या हो गई? कम हुई ना, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस वाली प्रोसेस होगी। इसमें हीट अंदर आई तो इसकी एंट्रोपी कैसे हुई? बढ़ी है। ये एंट्रोपी बढ़ेगी तो वो चीज़ें कैसे होती? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो लिखना है तो लिख सकते हो कि एंट्रोपी जब पॉजिटिव रहती है तो ये क्या होती है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है ना। और एंट्रोपी कम नेगेटिव आती है तो कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो जब इन दोनों में मैं चेंज देखूँगा सिस्टम सराउंडिंग का, ठीक है, कि एक का टेम्परेचर T1 लिया, एक का टेम्परेचर T2 लिया, तो चेंज क्या हो गया? प्लस क्यू अपॉन T2 माइनस क्यू अपॉन T1, दोनों का चेंज दिया है। चेंज का फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो फाइनली कितना और इनिशियल में कितना? इस वाले का फाइनल माइनस इनिशियल, इन दोनों का सिस्टम मतलब एक साथ रखा है सराउंडिंग में, ये तो वो काम नहीं है। तुमको एक ही फॉर्मूला याद रखना है डेल एस का, डेल एस इक्वल टू क्यू बाई टी है, डेल क्यू बाई टी है, डेल एच बाई टी। आया
यहाँ से एक ही फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, डेल एस इजिकल टू डेल एच बोलूँ या डेल क्यू बाई डी। चेंज इन ये क्या होता है, डेल एच ही तो होता है, हीट का चेंज, एंथैल्पी को चेंज इन। ठीक है, अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चीज़ें अलग है, फॉर्मूले अलग है। रिवर्सिबल में टेम्परेचर सेम रहता है ना बाहर और अंदर का, जैसे पिस्टन थोड़ा थोड़ा नीचे आता है तो टेम्परेचर सेम मानते हैं रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में टेम्परेचर कांस्टेंट या फिर इसके सेम इक्वेशन ही एडियाबैटिक की भी जाएगी, तो मैंने अलग अलग लिखने की बजाय एक ही में लिख दिया। रिवर्सिबल की बोलूँ या फिर एडियाबैटिक के बोलूँ, सेम ही इक्वेशन है। इसका क्या होगा, डेल एफ 0 आता है, चेंज क्या आता है इसमें 0, क्योंकि बाहर और अंदर टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर सेम है। या फिर एडियाबैटिक में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती है, हीट एक्सचेंज नहीं है तो एंट्रोपी भी चेंज नहीं होती जो पहले थी। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या है, 0। चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग की देखते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की क्या है, 0 इस फॉर्म में कर देता है। क्लियर है, एंट्रोपी चेंज इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज 0, क्योंकि ना तो हीट अंदर आई ना हीट बाहर गई, तो हीट से ही तो अपन देख रहे हैं ना एंट्रोपी। तो जब हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर एंट्रोपी भी 0। तो ये लिखा इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल में अलग अलग टेम्परेचर होता है, बाहर का अलग अंदर का अलग। तो T1 नॉट इक्वल टू T2, और या फिर बोले अपन T1 ज़्यादा है T2 से, ये अपन ने बोला। ठीक है, T1 क्या है, ज़्यादा है, पहले का टेम्परेचर ज़्यादा था, बाद वाला टेम्परेचर। ठीक है, इसका डेल एफ टोटल पॉजिटिव आएगा, डेल एफ टोटल क्या आएगा, पॉजिटिव इरिवर्सिबल वाले का। ठीक है, और डेल एफ का मतलब ये हो ना, सिस्टम का सराउंडिंग मोर देन 0, मतलब एंट्रोपी इसमें क्या होगी, बढ़ेगी। एंट्रोपी इंक्रीज होगी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस याद रखना। डेल एफ का एक फॉर्मूला है, देखो अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे देख रहा हूँ तो सीवी लिखूंगा, कांस्टेंट प्रेशर पे देख रहा हूँ तो सीपी लिखूंगा। ये एलएन के फॉर्म में लिखा है मैंने, इसलिए ऐसी चीजें लिखी है। ठीक है, तो एन सी बी एल एन T2/T1 प्लस NR LN V2/V1। ये यहाँ V है तो ये भी किस में लूँगा मैं, B में। ये अगर P है तो ये फॉर्मूला मैं भी लिखूंगा P में, और PV इक्वल का NRT होता है ना, P1/P2 या V2/V1 ऐसे लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिखना है कि P की प्रोसेस तो P1/P2, P लिखूंगा तो V2/V1। ठीक है, और यही दो फार्मूले जो तुम्हारे हर जगह रखे हैं, बस एक में ये 0 होगा, किसी में वो 0 होगा। एक्सपेंशन कंप्रेशन कोई सा भी हो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो। आइसोथर्मल के लिए डेल्टी 0, मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0, मतलब टेम्परेचर सेम है ना पहले और बाद में, तो ये दोनों चीज़ क्या हो जाएगी, सेम। T1 = T2 तो 1 हो जाएगा ना। LN 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, लिख लेना अगर नहीं आता। LN 1 क्या होता है, 0। ठीक है, log 1 क्या होता है, 0 ना। LN को log में कन्वर्ट करो तो 2.303 का मल्टीप्लाई भी करूँगा तो 0 ही रहेगा ना वो तो। ठीक है, तो LN 1 क्या होता है, 0, ये वाली चीज़ पूरी 0 हो जाएगी। तो डेल एस का फॉर्मूला क्या बचेगा, सिर्फ NR LN V2/V1 या P1/P2। ठीक, वही लिखा है कि डेल एस का फॉर्मूला क्या है, NR LN V2/V1 बोलूँ या फिर P1/P2। ये पार्ट 0 हो गया उसका, क्योंकि T1/T2 सेम होगा तो T1 = P2 हो गया। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन वाले में भी यही सेम फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, कि NR LN V2/V1 या P2/P2। फ्री एक्सपेंशन वाले में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, वही रहता है। ठीक है, एडियाबैटिक वाले में Q 0 होगा ना। ठीक है, उसमें रिवर्सिबल अलग है, इरिवर्सिबल अलग है। अगर चेंज इन हीट 0 है और इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो कुछ ना कुछ तो एंट्रोपी रहेगी, लेकिन रिवर्सिबल वाले में T1 T2 सेम होता है, और ये वाली चीज़ भी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेल एस बस यार, उसमें डेल एस 0, उसमें डेल एस नॉट 0। फॉर्मूला एक ही है, डेल एस = Q/T या फिर Q। इन दो के अलावा कोई फॉर्मूला है। ठीक है, चलो इरिवर्सिबल वाले में डेल एस नॉट इक्वल टू 0, मतलब V और P दोनों के लिए अलग लिखेंगे। सेम ये वही वाली चीज़ लिखेंगे, इसमें कोई चीज़ कटेगी, सेम पूरा फॉर्मूला आएंगे इरिवर्सिबल में और रिवर्सिबल में डेल एस। ठीक है, हीटिंग कूलिंग। आइसोबैरिक की बात करें, आइसोबैरिक में क्या हुआ, चेंज इन प्रेशर 0 है, मतलब P1/P2 सेम, तो वो चीज़ कट जाएगी तो बचेगा क्या, इधर वाले सेकंड इक्वेशन में इधर वाला बचेगा, वो सेम हो जाएगा। तो P1/P2 सेम हो गया तो वो LN 1 0, उधर का 0 हो जाएगा। तो सिर्फ ये पार्ट लिखा। फोरिक में वॉल्यूम 0 तो V2/V1 वाला पार्ट कट गया तो सिर्फ ये वाला लिखा है। तो फार्मूला है एक ही, अलग अलग प्रोसेस में सब में वही लग रहा है, बस या तो ये 0 करोगे या वो 0 है, सब 0। ठीक है,
फेज चेंज के क्वेश्चन आएंगे कि जब फेज चेंज होता है, फेज चेंज का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर। सॉलिड से लिक्विड को बोलते हैं फ्यूजन, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने को बोलते हैं इवेपोरेशन, वेपर से लिक्विड को कंडेंसेशन और लिक्विड से इसको फ्रीजिंग, या फिर डायरेक्ट सॉलिड से वेपर को क्या बोलते हैं सब्लिमेशन। अपने को स्टार्टिंग की चीज़ें देखनी है क्योंकि रिवर्स में मतलब नेचुरल प्रोसेस कैसे होती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कोई नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये तीन पढ़ना है, फ्यूजन, इवेपोरेशन और सब्लिमेशन, ठीक है। फेज चेंज में कांस्टेंट प्रेशर रहता है। फेज चेंज तभी होता है ना, जैसे मैंने बोला पानी को अगर मैं बॉईल करता हूँ तो पानी का प्रेशर भी 1 atm होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm, तो जब तक वो सेम प्रेशर को मैच नहीं करता तब तक चीज़ें बॉईल नहीं होती है। तो कांस्टेंट प्रेशर दिखते हैं फेज चेंज वाले पार्ट। तो कांस्टेंट प्रेशर Q = del S, तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, del S = del S by T, पहला वाला, ठीक है, या फिर T = del S by del S। ये फॉर्म देखो यहाँ पे अब 3 नाम आएंगे तुम्हारे पास, एंट्रोपी फ्यूजन, एंट्रोपी वेपराइजेशन, एंट्रोपी सब्लिमेशन, 3 नाम आते हैं। कुछ नहीं है फॉर्मूला भाई, ये बस नाम नीचे चेंज हो जाएगा। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन ये ना 1 मोल सॉलिड को फ्यूजन से लिक्विड बना, 1 मोल सॉलिड के फ्यूजन से चेंजेस से लिक्विड। तो इसमें क्या होगा फॉर्मूला भाई, del S फ्यूजन का आएगा बस, और del S फ्यूजन का लगेगा, क्वेश्चन में सब लिखेगा। तो नाम से कंफ्यूज होना है क्या, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड, del S by T। वेपराइजेशन, ये इवेपोरेशन बोलो या उसको वेपराइजेशन बोलो, पता चलेगा। तो क्या बोलोगे, कोई बात नहीं, उसको ऑब्लिक करके लिख लेना इधर। तो वेपराइजेशन में क्या हो रहा है, 1 मोल लिक्विड से 1 मोल वेपर, 1 मोल लिक्विड से 1 मोल वेपर। किसके भाई, एंट्रोपी का क्या आएगी, वेपराइजेशन क्या आएगी, del S वेपराइजेशन का बाय T। सब फार्मूला सेम है, कुछ नहीं है, बस नीचे जो लिखा है वो सब क्वेश्चन में दिया है। हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, सब लिखा है। अब ये से ये बना लिया, ये से एक डायरेक्ट वाला बचा है ना, तो सॉलिड से वेपर, ये कौन सा होता है, सब्लिमेशन होता है, सॉलिड से वेपर कन्वर्जन सब्लिमेशन। तो भाई ये कि इसमें क्या हो रहा है, 1 मोल सॉलिड से 1 मोल वेपर, 1 मोल किसी से भी 1 मोल जो बना रहा है उसमें जितनी हीट लग रही है वो क्या है, उसकी del S बढ़ाएगा। तो 1 मोल सॉलिड डायरेक्टली से वेपर, इसके थ्रू नहीं, डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका क्या है, del S सब्लिमेशन = del S सब्लिमेशन बाय del S। समझ में फाइनल कंक्लूजन कुछ नहीं है, ये याद रखना है अपने को। del S पॉजिटिव है मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, ये एंट्रोपी क्या स्पॉन्टेनियस है, del S नेगेटिव है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, और del S 0 है मतलब इक्विलिब्रियम की स्टेट है। ये 3 कंडीशन है, ठीक है, याद हो जाएगा इतना, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहाँ से अपने को ये पता लगा कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसे पता लगा, इस चीज़ से, ये एक del S से पता लगा था लेकिन वहाँ कुछ गड़बड़ जा रही थी, एक इससे पता लगा है। अब तीसरा ये होगा कि इन दोनों को मिक्स करके अपने को बताना है, वो होगा गिब्स रे एनर्जी। उससे पता करेंगे कि चेंज मतलब स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, वो आएगा तुम्हारा कल का, ठीक है। अब इसमें सेकंड लॉ की डेफिनेशन तो लिखनी बची है अभी अपनी, सेकंड लॉ की डेफिनेशन बची है ना, ठीक है। तो सेकंड लॉ की डेफिनेशन लिख के ये वाला पार्ट खत्म करता हूँ, है ना। फर्स्ट लॉ ने सिर्फ हीट का ट्रांसफर बोला था कि हीट ट्रांसफर होती है, किधर से किधर नहीं बताया था। सेकंड लॉ ने बताया था कि ट्रांसफर ऑफ हीट होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी साइड, ये बताया था, ठीक है। और इसी चीज़ या फिर बोलोगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन इसने ऐसे दी थी, एंथैल्पी से दी थी, बेटा बात है, एंथैल्पी से दी थी किसकी, स्पॉन्टेनियसिटी की डेफिनेशन, कि एंथैल्पी अगर एक्सोथर्मिक है तो वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ गए थे तो समझा नहीं पाया था। फिर इसने एक और चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जो कि क्या था अपना एंट्रोपी, कि यूनिवर्स में जहाँ भी एंट्रोपी बढ़ रही होगी वही प्रोसेस जो होगी अपने कौन सी स्पॉन्टेनियस होगी, कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। ये दो। फिर तीसरी चीज़ इसने इन दोनों को मिक्स करके बताया जो कि गिब्स रे एनर्जी और अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी डेफिनेशन पढ़ लेते सेकंड लॉ की यहाँ तक, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बोलता है इट स्टेट्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बताता है ना del H, और स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ प्रोसेस, ये दोनों चीज़ें, स्पॉन्टेनियसिटी और डायरेक्शन से ऑफ फ्लो ऑफ हीट से बताता है, जो कि पहले अपन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से देखा, उससे नहीं समझ में आएगा ढंग से तो एंट्रोपी से, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियसिटी और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये दो चीज़ें बताता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क विदाउट कंपनसेशन,
हीट से, जैसे मान लो मेरे पास 100 जूल की हीट है, 100 जूल की हीट से मैं पूरा की पूरा 100 जूल वर्क कभी नहीं कर पाऊंगा। समझ गए? कुछ ना कुछ तो हीट लॉस होगी वर्क करने में, कि हीट से वर्क से हीट में कुछ ना कुछ हमेशा लॉस होगी। 100% कभी भी पूरी एनर्जी का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो वही ये लिखा है, एनी प्रोसेस अकरिंग ऑन इट्स ओन इज थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। एक और डेफिनेशन इसकी क्या है कि कोई भी प्रोसेस जो खुद से हो रही है, खुद से हो रही है मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे होती है, थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होती है। तो अकरिंग ऑन इट्स ओन का मतलब है स्पॉन्टेनियस। तो ये वही स्पॉन्टेनियसली बता रहा है रिएक्शंस की, जो कि स्पॉन्टेनियस होगी वो कैसी होगी, थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। ठीक है, या नेचुरल प्रोसेस। और अभी द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड टू अ हॉट बॉडी कैन नॉट बी अचीव। देखो, हॉट से कोल्ड बॉडी में तो हीट जाती है, कोल्ड से हॉट बॉडी में नहीं जाएगी ना। तो वही लिखा है कि कैन नॉट अचीव विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। बिना एक्सटर्नल एनर्जी दिए, बिना वर्क किए कोल्ड से हॉट में हीट नहीं ट्रांसफर, हॉट से कोल्ड में हो सकती है। तो इसने डायरेक्शन बताई ना कि नेचुरली हॉट से कोल्ड में हो सकती है, लेकिन अगर मुझे कोल्ड से हॉट में हीट ट्रांसफ़र करनी है तो मेरे को अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही लिखा है द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड टू अ हॉट बॉडी कैन नॉट बी अचीव्ड, कोल्ड टू अ हॉट कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। ठीक है, विदाउट क्लियर। तो ये अलग अलग डेफिनेशन आती है, तो समझ जाना कि सेकंड टॉपिक। ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बढ़ेगी हमेशा, स्पॉन्टेनियसिटी हमेशा बढ़ाती है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी बढ़ेगी, तो डेल एस पॉजिटिव रहेगा। अगर ये केमिकल रिएक्शन दी कि A+B+C+D बन रहा है, ठीक है, और इसका तुमको ए की एंट्रोपी दे, बी की दे, सी की दे, डी की दे, और पूछा कि इस रिएक्शन की एंट्रोपी क्या है, तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्शन, क्योंकि अपन ने लिखा ना डेल एस इज इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो फाइनल मतलब प्रोडक्ट की एंट्रोपी जो भी है, ये एस 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 चारों की दीजिए, ऐसे एस डी एफ सी एस डी, तो एफ डी प्लस एस सी प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी। तो कभी रिएक्शन दे के पूछे कि इसकी अब फाइनली बताओ चेंज कितना आया, तो बता दोगे फाइनल माइनस इनिशियल कर देना। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे अपना होता है सेकंड लॉ वाला पार्ट खत्म। इसमें गिब्स फ्री एनर्जी वाला पार्ट बचा है, ठीक है, जो कि क्या है, इन दोनों को जोड़ के आया है। अच्छा, ये चीज़ याद रखना, एंट्रोपी जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कैसा होगा, जीरो। इक्विलिब्रियम पे जीरो नहीं है ना, ये मत करना इक्विलिब्रियम पे जीरो। देखो, अगर मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, जितने रिएक्शन में उतने प्रोडक्ट में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हुए तो ऐसा नहीं बोलोगे कि एंट्रोपी जीरो होगी। समझ गए? एंट्रोपी कुछ ना कुछ तो बढ़ी होगी, क्योंकि जितनी भी नेचर की प्रोसेस है सारी इरिवर्सिबल है, और हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ेगी। तो डेल्टा एन जी जीरो, इसका मतलब एंट्रोपी कुछ ना कुछ रहेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। लेकिन डेल एस जीरो कब कब हो सकता है, एक तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में, और एक और साइक्लिक प्रोसेस। तो ये दो जगह ऐसी है जहाँ पे एंट्रोपी क्या हो सकती है, जीरो। क्लियर है सभी को? चलो, तो ये वाला नेक्स्ट वीक एंड करते हैं। कल इस पार्ट को कंटिन्यू करके ये थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट खत्म करेंगे और थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है?